हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। और यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक पढ़ रहे हैं कि यू कैन हील योर लाइफ। इसकी ऑथर हैं लुइस एल हे। इसके 12 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, आज 13 चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें इन्होंने बताया है समृद्धि के बारे में कि हम किस प्रकार हम धनवान हो सकते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में समृद्ध हो सकते हैं, उसके बारे में बताया है। और इसकी अफर्मेशन वो बताती हैं कि मैं सर्वोत्तम चीज़ें पाने के योग्य हूँ और अब से मैं सर्वोत्तम को स्वीकार करती हूँ। यदि आप उपर्युक्त निश्चय को अपने लिए सच बनाना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी कथन पर विश्वास नहीं करना चाहेंगे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसा खराब और गंदी चीज़ होती है, पैसा बुराई है, मैं गरीब हूँ लेकिन स्वच्छ और अच्छा हूँ, अमीर लोग धूर्त होते हैं, मैं पैसे कमाना और अभिमानी बनना नहीं चाहता, मुझे कभी एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, मैं कभी पैसे नहीं कमाऊंगा, पैसे जितनी जल्दी आते हैं उतनी ही जल्दी चले जाते हैं, मैं हमेशा कर्ज में डूबा रहता हूँ, गरीब लोग कभी नीचे से ऊपर नहीं आ पाते, मेरे माता पिता ये और मैं भी गरीब रहूँगा, कलाकारों को संघर्ष करना पड़ता है और धोखेबाजी करने वाले लोगों के पास धन होता है, दूसरा हर कोई पहले है, ओह मैं अपने काम के इतने पैसे नहीं मांग सकता, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं पैसे कमाने के लिए पर्याप्त चतुर नहीं हूँ। किसी को मत बताओ कि बैंक में मेरे पास कितना पैसा है और कभी किसी को उधार मत दो। और एक पैसे की बचत एक पैसे कमाना होता है। मुसीबत के समय बचत करो और समय के लिए बचत करो, निराशा कभी भी आ सकती है। मुझे दूसरों के पैसे देखकर असंतोष होता है, पैसे केवल मेहनत से कमाए जाते हैं और इनसे ऐसे ही कितने विचार आपके हैं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि इनमें से किसी भी विचार किसी पर विश्वास करने से आप समृद्ध हो सकते हैं? यह पुरानी व संकीर्ण सोच है कि आपका परिवार पैसे के बारे में इसी तरह के सोचता है, क्योंकि पारिवारिक आस्थाएं हमारे साथ रहती हैं और जब तक कि हम सोच समझ कर उन्हें छोड़ ना दें। वे जहाँ से भी आई हों उसे आपकी चेतना से जाना चाहिए यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं। मेरे लिए समृद्धि अपने बारे में अच्छा महसूस करने से शुरू होती है और यह वो करने की आज़ादी भी है जो आप करना चाहते हैं। जब आप उससे करना चाहते हैं तो वह पैसे की बात नहीं है, वह आपके मानसिक अवस्था की बात है। समृद्धि या उसका अभाव आपके दिमाग में भरे हुए विचारों को बाहरी अभिव्यक्ति है। योग्य बनना। यदि हम इस विचार को स्वीकार नहीं करते कि हम समृद्ध बनने योग्य हैं तो धन हमारे ऊपर बरस भी रहा हो, हम तो किसी न किसी प्रकार से उसे अपनाने से इनकार कर देंगे। इस उदाहरण को देखें। मेरी कक्षा में एक विद्यार्थी अपनी आय बढ़ाने पर काम कर रहा था। वह एक रात उत्साहित होकर कक्षा में आया क्योंकि उसने अभी भी $500 जीते थे और वह बार बार कहता रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने कभी कुछ नहीं जीता। और हम जानते थे कि वह अपनी बदलती चेतना का एक प्रतिबिंब था। वह अब भी ये महसूस करता था कि वह वास्तव में इस योग्य नहीं है और अगले सप्ताह वह कक्षा में नहीं आ पाया क्योंकि उसने अपना पैर तोड़ लिया था। डॉक्टर का बिल था $500 का आया था। यह एक नई समृद्ध दिशा में आगे बढ़ने से डर रहा था और अयोग्य महसूस करता था, इसीलिए उसने इस रूप में खुद को सजा दी। हम जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है, इसीलिए बिलों पर ध्यान केंद्रित ना करें। यदि आप अभाव और ऋण कर्ज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको और अधिक अभाव और कर्जे का सामना करना पड़ेगा। इस दुनिया में लगातार आपूर्ति होती रहती है और उसके प्रति सजग होना शुरू करें। एक स्वच्छ शाम में तारों को गिनें
या मुट्ठी में रेत के कणों को, किसी पेड़ की एक शाखा की पत्तियों को, खिड़की के शीशे पर पड़ी ओस की बूंदों की, एक टमाटर और एक टमाटर में मौजूद बीजों को गिनने का समय निकालें। हर बीज एक पूरी बेल को जन्म देने में सक्षम है, जिस पर अनगिनत टमाटर लग सकते हैं। आपके पास जो कुछ है वो उसके लिए आभार व्यक्त करें और आप उसे बढ़ता हुआ पाएंगे। मैं अपने जीवन में वर्तमान में मौजूद चीज़ों के प्रति प्रेम से और कृतज्ञता प्रकट करती हूँ और अपने घर, गर्मी और पानी, रोशनी, टेलीफोन, फर्नीचर और प्लम्बिंग उपकरण, गहने, वाहन, नौकरियां और जो पैसा मेरे पास है, मित्र हैं, देखने व महसूस करने व चखने और स्पर्श करने तथा चलने एवं अद्भुत पृथ्वी का आनंद उठाने की अपनी क्षमता के प्रति मैं धन्यवाद करती हूँ। अभाव और सीमाओं में हमारा अपना विश्वास हमें रोकता है। कौन सा विचार आपको रोक रहा है? यदि आप सिर्फ दूसरों की मदद के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, फिर आप ये कह रहे हैं कि आप अयोग्य हैं। ये सुनिश्चित करें कि आप समृद्धि को अस्वीकार नहीं कर रहे। यदि कोई मित्र आपको दोपहर के भोजन में रात्रि भोज पर आमंत्रित करता है, तो उसे खुशी से, उत्साह से स्वीकार करें। ये महसूस न करें कि आप सिर्फ लोगों के साथ सौदा कर रहे हैं। यदि आपको कोई उपहार मिलता है तो उसे गरिमा से स्वीकार करें। यदि आप उस उपहार का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसे किसी और को दे दें। चीज़ों को अपने से होकर आगे बढ़ने दें। बस मुस्कुरा कर धन्यवाद कहें। इस रूप में आप ब्रह्मांड को ये बताते हैं कि आप जिस अच्छी चीज़ों के हकदार हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। नए के लिए जगह बनाएं। नई चीज़ों के लिए जगह बनाएं। आप यदि फ्रिज साफ़ कर रहे हैं या फॉयल में लिपटी हुई छोटी छोटी चीज़ों को फेंक देते हैं, अपनी अलमारियों को साफ़ करें। पिछले लगभग 6 महीने में आपने जिन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया है, उनसे छुटकारा पा लें। यदि आपने उसे साल भर से इस्तेमाल नहीं किया है तो ज़रूर अपने घर से बाहर फेंक दें, इसे बेच दें या किसी को दे दें या जला दें। अव्यवस्थित अलमारियों का अर्थ है अव्यवस्थित मन मस्तिष्क। जब आप अलमारियां साफ कर रहे हैं तो अपने आप से कहें, मैं अपने मन मस्तिष्क की अलमारियों को साफ कर रहा हूँ। ब्रह्मांड जो एक प्रतीकात्मक संकेतों को पसंद करता है। जब मैंने पहली बार यह अवधारणा सुनी तो हर किसी को ब्रह्मांड की चीज़ें प्रचुर मात्रा में प्राप्त हैं, तो मुझे ये बहुत ही हास्यप्रद लगा। मैंने अपने आप से कहा कि सभी गरीब लोगों को देखो, अपनी ही ख़त्म होने वाली गरीबी को देखो। ये सुनकर मुझे क्रोध आता था कि तुम्हारी गरीबी केवल तुम्हारी आत्मा का ही विश्वास है। मुझे ये महसूस करने और स्वीकार करने में कई वर्ष लग गए थे कि धन के अभाव के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। मेरी इस धारणा में मैं अयोग्य हूँ और धन की हकदार नहीं हूँ, कि पैसा कमाना कठिन है, कि मुझसे जैसी प्रतिभा और क्षमता नहीं है, और मुझे अभाव को मानसिक अवस्था में अटकाए रखा। धन का प्रदर्शन सबसे आसान है। इस कथन के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप इसे मानते हैं? कि क्या आपको क्रोध आ रहा है? क्या आप उदासीन हैं? क्या आप इस पुस्तक को कमरे में दूसरी तरफ फेंकने को तैयार हैं? यदि आपकी प्रतिक्रिया इसमें से एक है तो अच्छा है। मैंने आपके भीतर कुछ छू लिया है जो सच्चाई के प्रतिरोध का बिंदु है। इसी तरह जगह ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह आपके धन और सभी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर प्रवाहित करने की क्षमता के प्रति आपको खोलने का समय है। अपने बिलों से प्यार करें। ये ज़रूरी है कि हम पैसे के बारे में चिंता करना छोड़ दें और अपने बिलों को देखकर नाराज़गी व्यक्त करना बंद करें। कई लोग बिलों को, और यदि संभव हो तो, टालने वाली सज़ा के रूप में देखते हैं। यदि बिल हमारी भुगतान करने की क्षमता की एक स्वीकृति है, जो ऋणदाता मानता है कि आप पर्याप्त संपन्न हैं, तो आपको वो सेवा या उत्पाद देता है।
मैं अपने घर पर आने वाले हर बिल को प्यार से लेती हूँ और मैं लिखे जाने वाले हर चेक को प्यार से देखती हूँ, उसे प्यार से चूमती हूँ। यदि आप नाराज़गी के साथ भुगतान करते हैं तो पैसा आपके पास वापस आने में हिचकिचाहट दिखाता है। यदि आप प्यार और खुशी से भुगतान करते हैं तो आप अपनी ओर धन को मुक्त प्रवाह होने देते हैं। अपने पैसे को अपना मित्र माने, ना कि कोई चीज़ को आप अपनी जेब में ठूस लेते हैं। यदि आपकी सुरक्षा आपकी नौकरी या आपका बैंक खाता या आपके निवेश या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता नहीं है, आपकी सुरक्षा उस परम शक्ति से जुड़ने की आपकी क्षमता है जिसने इस दुनिया को बनाया है। मैं ये सोचना पसंद करती हूँ कि मेरे अंदर की वह शक्ति जो मुझे जीवन देती है, वे वही शक्ति है जो मुझे ये सब कुछ देती है जिसकी मुझे आवश्यकता है, और वह भी बहुत आसानी से और सरलता से। ब्रह्मांड बहुत ही उदार और धनवान है और अपनी आवश्यकता को हर चीज़ प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब तक हम इसके विपरीत विश्वास न करें। मैं जितनी बार अपना टेलीफोन इस्तेमाल करती हूँ उसके प्रति धन्यवाद देती हूँ और अक्सर ये कहती हूँ कि वह मेरे लिए सिर्फ संपन्नता और प्रेम की अभिव्यक्तियाँ लाता है। मैं पैसा ही अपने ऐसा ही अपने मेल बॉक्स के साथ करती हूँ। हर दिन धन और मित्रों व क्लाइंटों को मेरी पुस्तक के सुदूर पाठकों के प्रेम भरे पत्रों से भरा होता है। मैं आने वाले बिलों को देखकर खुश होती हूँ और कंपनियों को मेरी भुगतान करने की क्षमता पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने दरवाजे की घंटी और बाहरी दरवाज़ों को भी आभार मानती हूँ क्योंकि केवल अच्छी चीज़ें मेरे घर में आती हैं और मैं अपने जीवन को बेहतर और सुखी बनाने की उम्मीद करती हूँ, और ऐसा ही होता है। ये विचार हर किसी के लिए हैं। वह व्यक्ति एक हुकर था और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहता था, इसीलिए वह संपन्नता में एक सत्र के लिए मेरे पास आया। उसने महसूस किया कि वह अपने व्यवसाय में दक्ष है और वह वर्ष में $1 लाख कमाना चाहता था। मैंने उसे वही उपाय बताए जो मैं आपको बता रही हूँ, और जल्द ही उसके पास काफ़ी धन आ गया और उसने घर पर काफ़ी समय बिताना शुरू किया और वह अपने साथ बढ़ते हुए निवेशों और का आनंद उठाना चाहता था। दूसरों के सौभाग्य पर खुशी प्रकट करें। इस बात पर नाराज होकर, ईर्ष्यालु होकर अपनी समृद्धि को न टालें, और किसी के पास आपसे अधिक धन है तो इस बात की आलोचना न करें कि वह अपने धन को किस प्रकार खर्च करना चाहते हैं। आपका इससे कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति अपनी चेतना के नियमों के अधीन होता है। बस अपने विचारों का ध्यान रखें, किसी और के सौभाग्य को सराहें। याद रखें कि दुनिया में सभी के लिए प्रचुर मात्रा में धन है। क्या आप कंजूसी से टिप देते हैं? क्या आप वॉशरूम में कर्मचारियों के सामने दंभपूर्ण बातें करते हैं? यदि आप क्रिसमस के समय अपने कार्यालय या अपार्टमेंट भवन में कुलियों को उपेक्षित करते हैं? क्या आप ज़रूरत न होने पर भी पैसे बचाते हैं और पुरानी सब्जियों या ब्रेड को खरीदते हैं? क्या आप हमेशा किसी सस्ती दुकान में खरीदारी करते हैं, या आप हमेशा मेन्यू के सामने सस्ते व्यंजन का ऑर्डर देते हैं? दुनिया में मांग और आपूर्ति का नियम होता है। मांग पहले आती है, धन उसके बाद आता है, और जहाँ आपकी आवश्यकता होती है वहाँ वो पहुँच जाता है। गरीब से गरीब परिवार लगभग हमेशा किसी के अंतिम संस्कार के लिए पैसे जुटा लेता है। कल्पना धन का समुद्र। समृद्धि के प्रति आपकी चेतना पैसे पर निर्भर नहीं है, और आपकी तरफ पैसे का प्रवाह आपकी समृद्धि के लिए चेतना पर निर्भर है। जैसे आप अधिक के बारे में सोच सकते हैं और आपके जीवन में और अधिक आएगा। मुझे समुद्र तट पर खड़े होकर विशाल समुद्र को देखते हुए कल्पना करना बहुत पसंद है कि यह जानना कि समुद्र जो है वो अनंत का ढेर है जो मुझे उपलब्ध है। अपने हाथों की ओर देखें और देखें कि आपकी किस प्रकार का बर्तन पकड़ रखा है। वह चाय का चम्मच है या कोई छिद्र वाला छल्ला है, पेपर कप है, गिलास है, बाल्टी है या वॉश टब है। शायद आपके पास एक पाइपलाइन है, तो आप अनंत समुद्र से जुड़ा हुआ है। अपने आसपास देखें
कि चाहे वहाँ कितने भी लोग हों, चाहे वे आपके पास कितनी भी किसी भी प्रकार का बर्तन हो, हर किसी के लिए प्रचुर मात्रा में चीज़ें हैं। आप दूसरे से छीन नहीं सकते, वे आपसे नहीं छीन सकते, और किसी रूप में आप समुद्र को सुखा नहीं सकते। आपका बर्तन आपकी चेतना है और उसे हमेशा बड़े बर्तन से बदला जा सकता है। विस्तार और असीमित आपूर्ति की भावनाओं के लिए इस अभ्यास को अक्सर करें। अपनी बाहों को खोलें और मैं दिन में कम से कम एक बार अपनी बाहें दोनों ओर फैलाती हूँ और ये कहती हूँ कि मैं ब्रह्मांड की सभी चीज़ों और प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मुझे विस्तार का एहसास देता है। ब्रह्मांड केवल वह मुझे वितरित कर सकता है जो पहले से मेरी चेतना में है, और मैं हमेशा अपनी चेतना में अधिक उत्पन्न कर सकती हूँ। वह एक ब्रह्मांडीय बैंक की तरह होता है। मैं उत्पन्न करने की अपनी क्षमताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए मानसिक जमा करती हूँ। ध्यान, उपचार, प्रतिज्ञाएं मानसिक जमा पूंजी है, और इसीलिए चलिए दैनिक जमा करने की आदत डालें। केवल अधिक धन होना ही पर्याप्त नहीं है, हम उस पैसे का आनंद लेना चाहते हैं। क्या आप खुद को पैसे से आनंद उठाने की इजाज़त देते हैं? यदि नहीं, तो क्यों? आप जो भी अर्जित करते हैं उसका एक हिस्सा सिर्फ आनंद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आपको पिछले सप्ताह अपने पैसे को मनोरंजन में खर्च किया था? क्यों नहीं? कौन सी पुरानी धारणा आपको रोक रही है, उसे जाने दें। पैसे का आपके जीवन में एक गंभीर विषय होना जरूरी नहीं है, उसे अपने दृष्टिकोण में डाल दीजिए। पैसा विनिमय का एक माध्यम है, बस इतना ही। यदि आपको पैसे की आवश्यकता ना हो तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या होगा? हमें पैसे के बारे में अपनी धारणाओं को हिलाने डुलाने की ज़रूरत है। मैंने पैसे की बजाय जो करना आसान पाया। लोग बहुत ही रुष्ट हो जाते हैं जब मैंने पैसे के बारे में उनकी धारणाओं को चुनौती मिलती है। यहाँ तक कि अपने जीवन में अधिक धन कमाने की तीव्र इच्छा लेकर सेमिनार में आने वाले लोग भी पागल हो जाते हैं जब मैं उनकी संकुचित धारणाओं को बदलने का प्रयास करती हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ। मैं पुरानी नकारात्मक धारणाओं को छोड़ना चाहता हूँ। कभी कभी हमें समृद्धि उत्पन्न करने के लिए जगह जानने हेतु दो दृढ़ निश्चयों के साथ बहुत काम करना पड़ता है। हम स्थिर आय की मानसिकता को छोड़ना चाहते हैं और ये कहते हुए ब्रह्मांड को सीमित न करें। आपका केवल निश्चित वेतन या आय है, और यह वेतन या आय एक माध्यम है, वह आपका स्रोत नहीं है। आपकी आपूर्ति एक स्रोत से आती है, स्वयं ब्रह्मांड से। माध्यम है, माध्यम अनगिनत संख्या में है और हमें अपने आप को उसके लिए खोल देना चाहिए। हमें अपनी चेतना में ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि आपूर्ति कहीं से भी और हर जगह से आ सकती है। फिर जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें एक पैसा मिलता है, तो हम उसे उस स्रोत को धन्यवाद कहते हैं, और वह छोटा हो सकता है लेकिन वे नए माध्यम खुलना शुरू हो जाते हैं। मेरे हृदय के द्वार खुले हैं और मैं आय के लिए माध्यमों का स्वागत करती हूँ। जब मैं प्रत्याशित और अप्रत्याशित लोगों के साथ अपना हक प्राप्त करती हूँ, मैं एक असीमित प्राणी हूँ और असीमित रूप में एक असीमित स्रोत से कुछ स्वीकार कर रही हूँ। छोटी नई शुरुआतों में आनंद उठाएं। जब हम समृद्धि बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो अपनी योग्यता के बारे में अपनी धारणाओं के अनुसार ही लाभ प्राप्त करते हैं। एक लेखिका अपनी आय को बढ़ाने का काम कर रही थी और उसका एक निश्चय था कि मैं लेखिका होने के नाते अच्छे पैसे कमा रही हूँ। 3 दिन बाद वे एक कॉफ़ी शॉप में मिली और वहाँ वे अक्सर नाश्ता करती थी और एक बूथ में बैठी वहाँ पे कुछ कागज़ों को निकाल कर रखा था जिस पर वो काम कर रही थी। मैनेजर उसके पास आया और पूछा कि आप लेखिका हैं ना? क्या आप मेरे लिए कुछ लिख देंगी? इसके बाद वह कई छोटे खाली टेंट साइन लाया और पूछा, क्या हर कार्ड पर ऐसा लिख देंगी? टर्की लेचियोन स्पेशल $3.95। उसके बदले उसने लेखिका को एक मुफ्त नाश्ता देने का प्रस्ताव रखा और इस छोटी सी घटना ने उसकी चेतना में परिवर्तन की शुरुआत को दर्शाया
और बाद में उसकी अपनी उसने कृतियाँ जो थी वो बेची। संपन्नता को पहचानें। हर जगह समृद्धि को पहचानना शुरू करें, उसमें आनंद लें। शिक्षक के रूप में या अच्छे रेस्तरां और घरों और ऑटोमोबाइल व कपड़े की फैक्ट्रियों के पास से गुजरते थे और जोर जोर से कहते थे कि ये सब मेरे लिए है, ये सब मेरे लिए है। और अच्छे घरों और बैंकों तथा हर तरह के लिए बढ़िया जो स्टोरों और शोरूमों और नौकाओं को अब आपके लिए खुशी प्रदान करने की अनुमति दें। यह पहचानें कि यह सब आपकी संपत्ति का हिस्सा है। यदि आप चाहें तो आप इन चीज़ों को साझेदार बनने के लिए अपनी चेतना को विस्तृत कर रहे हैं। यदि आप सुसज्जित लोगों को देखते हैं तो ये सोचें, क्या ये बढ़िया नहीं है? क्या आपके पास इतनी संपत्ति है? हम सब के लिए काफ़ी कुछ है। हम किसी और की उन्नति नहीं चाहते, हम अपनी समृद्धि चाहते हैं। और फिर भी हमारे पास कुछ नहीं होता। हम केवल चीज़ों को एक निश्चित समय अवधि के लिए इस्तेमाल करते हैं जब तक वे किसी और के पास नहीं चली जाती। कभी कभार कोई चीज़ एक परिवार में कई पीढ़ियों तक चलती है, लेकिन आखिरकार वे आगे चली जाती है। जीवन की एक प्राकृतिक लय और प्रवाह है। चीज़ें आती हैं और जाती हैं। मैं मानती हूँ कि हर कोई चीज़ आती है और जाती है। वह केवल कुछ नए और बेहतर के लिए एक जगह बनाने के लिए होता है। प्रशंसा को स्वीकार करें। बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं और प्रशंसा को स्वीकार नहीं करते। मैंने कई उभरते हुए नायिकाओं को देखा है जो स्टार बनना चाहते थे और जब कोई उनकी प्रशंसा करता था वो असहज हो जाते थे। प्रशंसा समृद्धि का उपहार है, उसे गरिमापूर्ण स्वीकार करना सीखें। मेरी माँ ने शुरुआत से ही मुझे सराहा या उपहार पाने पर मुस्कुराहट और धन्यवाद कहना सिखाया था। वह सलाह मेरे पूरे जीवन एक अमूल्य संपत्ति रही। सराहना स्वीकार करके उसे लौटा देना और बेहतर होता है, क्योंकि इसमें सराहना करने वाले को ऐसा महसूस होता है कि मानो कोई उपहार दिया गया हो। यह सद्भावना का प्रभाव बनाए रखना है और लगातार हर सुबह उठने और एक नया दिन देखने में मैं सक्षम होने का आनंद उठाएं। जीवित होने और स्वस्थ रहने, मित्रों के होने और रचनात्मक दिखाने, जीवन के उल्लास और एक जीवंत उदाहरण होने पर प्रसन्न हों। अपनी सर्वोच्च जागरूकता के स्तर को जिएं और अपनी रूपांतरण प्रक्रिया का आनंद लें। चैप्टर 14, हमारा शरीर। मैं अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनती हूँ। मैं मानती हूँ कि हम खुद अपने शरीर में हर तथाकथित रोग को उत्पन्न करते हैं। जीवन में बाकी हर किसी चीज़ की तरह शरीर हमारे आंतरिक विचारों और धारणाओं का दर्पण है। शरीर हमेशा हमसे बात करता है और यदि हम उसे सुनने का समय निकालें। आपके शरीर की हर कोशिका आपकी सोच, आपके सोचे गए हर विचार और बोले गए हर शब्द के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। सोचने और बोलने की जो क्रियाएं हैं शरीर के व्यवहारों और मुद्राओं को प्रेरित करती हैं, शरीर को रोग मुक्त या रोग युक्त करती हैं। जिस व्यक्ति की हमेशा त्योरियां चढ़ी रहती हैं और मन में उल्लासमय या स्नेहिल विचार नहीं रहते, बुजुर्ग लोगों के चेहरे और शरीर स्पष्ट रूप से जीवन भर को विचार प्रक्रिया को दर्शाते हैं और आप बुजुर्ग होने पर कैसे दिखेंगे। मैं इस अध्याय में संभावित मानसिक प्रारूपों को अपनी सूचना को शामिल कर रही हूँ जो शरीर में बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। साथ ही स्वस्थ बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नए विचारों, प्रारूपों या कथनों को भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। वे मेरी पुस्तक हील योर बॉडी में हैं और हर छोटी सूचियों के अलावा मैं कुछ सामान्य स्थितियों का पता लगाऊंगी जो आपको इस बात का संकेत देते हैं कि हम इन समस्याओं को कैसे उत्पन्न करते हैं। हर मानसिक कारण किसी के लिए 100% या सही नहीं होता, क्योंकि यह रोग के कारण हमारी तलाश को दूर करने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु दे देता है। वैकल्पिक उपचार पद्धतियों के काम करने वाले कई लोग अपने ग्राहकों के साथ हर समय हील योर बॉडी का इस्तेमाल करते हैं और पाते हैं कि मानसिक कारण 90 से 95% सही होते हैं। मस्तिष्क हमारा प्रतिनिधित्व करता है और
वो हैं जो दुनिया को दिखाते हैं। आप आमतौर पर हमें इसी तरह पहचाना जाता है, और जब मस्तिष्क में कुछ गलत होता है तो हमारा सामान्य तौर पे ये मतलब होता है कि हम महसूस करते हैं हमारे पास कुछ गलत है। बाल शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम तनाव में और भयभीत होते हैं तो अक्सर सख्त पट्टियाँ उत्पन्न होती हैं जो कंधे की मांसपेशियों को जन्म देती हैं और सिर के ऊपर तक और कभी कभार नीचे के आंखों तक पहुंचते हैं। हेयर शेफ्ट हेयर फॉलिकलों के रास्ते में बढ़ते हैं। तब खोपड़ी में बहुत तनाव होता है और हेयर शेफ्ट इतनी सख्त से कस सकते हैं कि जो बाल हैं वो सांस नहीं ले पाते और वे मरकर गिरने लगते हैं। यदि तनाव जारी रखें तो खोपड़ी को आराम नहीं मिलता, सर को आराम नहीं मिलता है और जो फॉलिकल हैं इसे और कस जाते हैं और नए बाल नहीं आ पाते। इसका परिणाम होता है गंजापन। जब से महिलाएं व्यवसाय की दुनिया में प्रवेश करके तनावों और कुंठाओं की शिकार हुई हैं, तब से महिलाओं के गंजेपन में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। हम महिलाओं में गंजेपन के बारे में नहीं जान पाते क्योंकि महिलाओं के बनावटी बाल बहुत स्वाभाविक और सुंदर होते हैं। दुर्भाग्यवश अधिकतर पुरुषों के कृत्रिम बाल दूर से ही पता चल जाते हैं। तनाव का मतलब मजबूत होना नहीं है, तनाव कमजोरी है। सहज, एकाग्र और शांतिपूर्ण रहना वास्तव में मजबूत और सुरक्षित होता है। अपने शरीर को अधिक तनाव मुक्त करना हमारे लिए बेहतर होगा। हम में से बहुतों को अपने सर को आराम देने की बहुत ज़रूरत है। इसे अभी आजमाएं, अपने सर को रिलैक्स करें और अपने अंतर को महसूस करें। और यदि आपको लगता है कि आपकी खोपड़ी स्पष्ट रूप से आराम करती है तो मैं आपको ये छोटा सा अभ्यास अक्सर करने का सुझाव दूंगी। कान सुनने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कानों में समस्या आती है तो इसका आम तौर पर यह अर्थ होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आप सुनना नहीं चाहते। जब सुनी जा रही बात के बारे में क्रोध मन में होता है तो कान में दर्द होता है। कान दर्द की बीमारी जो है वो बच्चों में आम होती है। अक्सर उन्हें घर में होने वाली हर बातों को सुनना पड़ता है तो वे वास्तव में सुनना नहीं चाहते। घर के नियम अक्सर बच्चे को गुस्से की अभिव्यक्ति करने से रोकते हैं और बातों को बदलने से बच्चे की असमर्थता और उसके कान दर्द को जन्म देते हैं। बहरापन किसी लंबे समय तक बात को सुनने से इनकार करने की अभिव्यक्ति है। ध्यान दीजिए, जब पति पत्नी में किसी एक को सुनने की समस्या होती है तो दूसरा अक्सर बहुत बातें करता है। आंखें देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब आँखों को कोई समस्या होती है तो इसका आम तौर पर यह मतलब है कि अपने बारे में या जीवन के बारे में, अतीत के बारे में, वर्तमान या भविष्य में कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम देखना नहीं चाहते। जब भी मैं छोटे बच्चों को चश्मा पहने देखती हूँ तो मैं जानती हूँ कि उनके घरों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वो देखना नहीं चाहते। यदि वे उस अनुभव को नहीं बदल सकते तो वे अपनी दृष्टि को फैला देते हैं और ताकि उन्हें उतने स्पष्ट रूप से देखना न पड़े। जब कुछ लोग अतीत की ओर लौटने और चश्मा लगने और 1 या 2 वर्ष पहले के समय में क्या नहीं देखना चाहते थे उसकी सफाई करने के इच्छुक हुए तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए ज़बरदस्त अनुभव हुए। अभी जो हो रहा है आप उसे इनकार नहीं कर सकते, उसे नकार नहीं सकते। आप जिस चीज़ का सामना नहीं करना चाहते, क्या आप वर्तमान को या फिर भविष्य को देखने से डर रहे हैं? या यदि आप स्पष्ट देख पाते हैं तो आप क्या कहते हैं? तो आप अभी नहीं देख रहे, क्या आप देख सकते हैं? क्या आपको अपने साथ क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न जो हैं दिलचस्प हैं। सिर दर्द अपने अस्तित्व को नकारने से आते हैं। अगली बार जब अपने सिर दर्द को हो तो आप रुक कर अपने आप से पूछिए कि आपने अभी अभी कहाँ और कैसे अपने आप को गलत सिद्ध किया। खुद को माफ़ कर दें, उसे जाने दें और सिर दर्द उस शून्य में विलीन हो जाएगा जहाँ से वह आया था। माइग्रेन सिर दर्द उन लोगों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो पूर्ण परफेक्ट होना चाहते हैं और अपने आप पर काफ़ी दबाव डालते हैं और बहुत ज़्यादा दमित गुस्सा शामिल होता है।
सीधे चेहरे और नाक के पास महसूस होने वाले साइनस समस्याएं जीवन में किसी नज़दीकी व्यक्ति के द्वारा परेशान किए जाने का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि वह आप पर दबाव डाल रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हम स्थितियां उत्पन्न करते हैं और फिर अपनी कुंठा के दूसरे व्यक्ति को दोषारोपण करते हुए अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई चीज़ हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं, क्योंकि अपने मन में सिर्फ हम सोच पाते हैं। अपने दिमाग से हम ही सोचते हैं और हम अपने अनुभव, अपनी वास्तविकता और उसमें से हर किसी को उत्पन्न करते हैं। जब हम अपने मन में शांति, सद्भावना और संतुलन स्थापित करते हैं तो हम अपने जीवन में भी वही सब पाएंगे। गर्दन और गला आश्चर्यचकित में करने वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ चलता रहता है। गर्दन अपने विचारों में लचीले होते हैं। किसी प्रश्न के दूसरे पक्ष की देखने और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब गर्दन में कोई समस्या होती है तो इसका अर्थ यह होता है कि हम किसी स्थिति की अपनी अवधारणा के बारे में जिद्दी हो रहे हैं। जब भी मैं किसी व्यक्ति को गर्दन में कॉलर पहने देखती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि ये व्यक्ति किसी बात के दूसरे पक्ष को ना देखते हुए अत्यंत दंभी व हठी है। प्रतिभाशाली फैमिली थेरेपिस्ट वर्जीनिया शात्रिस ने कहा है कि बहुत कुछ मूर्खतापूर्व शोध के लिए मैंने किए और पाया कि बर्तनों के धोने में 250 विभिन्न तरीके हैं। तो हम इस बात पर निर्भर करता है कि धो कौन रहा है, क्योंकि उसमें कौन से तत्व इस्तेमाल किए गए हैं। यदि हम इस विश्वास में अटक जाते हैं कि केवल एक ही तरीका, एक ही दृष्टिकोण है, तो हम जीवन के अधिकांश हिस्से को व्यर्थ कर देते हैं। गला अपने बोलने जो चाहते हैं उसे मांगने, मैं हूँ और कहने की अपनी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। जब अपने गले से संबंधित परेशानियाँ होती हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम महसूस करते हैं कि हमें यह चीज़ें करने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपने लिए खड़े होने की क्षमता महसूस नहीं करते। गला खराब होना हमेशा गुस्से का प्रतीक होता है। यदि उसके साथ सर्दी जुकाम भी है तो गुस्से के साथ मानसिक भ्रम भी उत्पन्न होता है और इसका मतलब है कि आप इतने गुस्से में हैं कि बोल तक नहीं सकते। गला शरीर में रचनात्मक प्रवाह का भी प्रतिनिधित्व करता है। यदि यहीं पर हम अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्त करते हैं, जब हमारी रचनात्मकता अकड़ जाती है, कुंठित होती है, तो अक्सर हमें गले की समस्याएं होती हैं। और हम सभी बहुत से लोगों को जानते हैं जो अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जीते हैं। उन्हें एक बार भी यह कहने का मौका नहीं मिलता कि जो वे करना चाहते थे। वे हमेशा माँ, पिता, जीवन साथी, प्रेमी, बॉस को खुश रखना चाहते हैं, खुश करते रहते हैं और उन्हें बहुत सी बीमारियाँ, टॉन्सिल्स और उनको थायराइड समस्याएं केवल कुंठित रचनात्मक होती हैं। वे अपनी इच्छानुसार काम ना करने से होती हैं। गले का ऊर्जा केंद्र जो 5वां चक्र होता है, शरीर का ऐसा भाग है जहाँ परिवर्तन होता है। जब हम परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं तो बदलाव के मध्य में होते हैं और ये बदलाव करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो हमारे गले में काफ़ी कुछ हो रहा होता है। जब आपको खांसी हो रही होती है या किसी और को खांसी हो रही होती है तो ध्यान दीजिए कि अभी वह क्या कह रहा था। हम किस बात के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। वह प्रतिरोध था या जिद थी या परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। किसी कार्यशाला में मैं खांसी को स्वयं की खोज की एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करती हूँ। जब कोई खांसता है तो मैं उस व्यक्ति को गला छूने और उससे कहने को कहती हूँ कि मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदल रहा हूँ। बाहें जीवन के अनुभवों को गले लगाने की अपनी क्षमता का और योग्यता को दर्शाती हैं। बाहें जो हैं उनके ऊपरी भाग हमारी क्षमताओं को, निचले भाग पर हमारी योग्यताओं से संबंध होता है। हम पुरानी भावनाओं को अपनी जोड़ों में बंद करके रखते हैं और कुहनियाँ जो हैं वो दिशा परिवर्तन के बारे में हमारे लचीलेपन को दर्शाती हैं। और क्या आप अपने जीवन में दिशा परिवर्तन के बारे में लचीले हैं या पुरानी भावनाओं को आपको एक जगह अटकाए हुए है?
हाथ ग्रहण करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, हाथ जकड़ते हैं। हम चीज़ों को अपनी उंगलियों से फिसलने देते हैं। कभी कभी हम बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। हम सहज, सुलभ और मुट्ठी बांधने वाले, खुले हाथ वाले, पैसे पकड़ने वाले, पैसे खर्च करने वाले हो सकते हैं। हम अपने आप को संभाल सकते हैं, या ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज़ को संभाल नहीं पा रहे। हम किसी चीज़ पर हाथ रख देते हैं, अपने हाथ नीचे कर देते हैं, अपने हाथ हटा देते हैं, चालबाजी करते हैं। हम किसी की और मदद का हाथ बढ़ाते हैं, हाथों में हाथ रखते हैं। कोई चीज़ पकड़ कर या पकड़ से बाहर होती है, हमारे पास मदद के लिए हाथ होते हैं। हाथ सौम्य हो सकते हैं या सख्त हो सकते हैं। अधिक सोचने से उंगलियों के जो पोर हैं वो मुड़ जाते हैं या आलोचना में टेढ़े मेढ़े होते हैं। हाथ को जकड़ना भय से आता है, खोने का भय, कभी अधिक पैसे ना कमाने का भय। भय के हल्के से पकड़ने पर वह चीज़ हाथ से चली जाती है। किसी रिश्ते को जोर से जकड़ कर रखने से जो साथी है वह निराश होकर दूर चला जाता है, और सख्त या भीचे हाथ किसी भी नई चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाते। हाथों को कलाई से स्वतंत्र रूप से हिलाना ढीलेपन और खुलेपन का एहसास होता है। जो आपका है वो आपके लिए कोई ले नहीं सकता, इसीलिए सहज रहें। हर उंगली का एक अर्थ होता है। उंगलियों में समस्याएं दिखती हैं। आपको कहाँ पर आराम करने और जाने देने की ज़रूरत है। यदि आप अपनी तर्जनी को काट देते हैं तो शायद किसी वर्तमान स्थिति में आपके अंदर गुस्सा है और भय है, आपके अहंकार से संबंधित है। अंगूठा मानसिक प्रतिनिधि है और चिंता को प्रदर्शित करता है। तर्जनी जो है वो और भय है। मध्यमा जो है वो सेक्स और गुस्से से संबंध है। आप गुस्से में होते हैं तो अपनी मध्यमा उंगली पकड़ें और गुस्से को ख़त्म होते देखेंगे। यदि आप अपना गुस्सा किसी पुरुष पर या दाईं उंगली, यदि किसी महिला पर है तो बाईं उंगली को पकड़ें। और अनामिका जो है वो मेल और दुख दोनों के लिए होती है। कनिष्ठा का जो कनिष्ठा है उसका संबंध परिवार और दिखावे से होता है। पीठ हमारे सहारे की व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, और पीठ की समस्याओं का आमतौर पर यह अर्थ होता है कि हम खुद को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें केवल अपनी नौकरी या हमारे परिवार या जीवन साथी का ही सहारा है। वास्तव में यह पूरा ब्रह्मांड स्वयं जीवन हमें पूरी तरह से सहयोग देता है। पीठ के ऊपरी हिस्से का संबंध जो है भावनात्मक सहयोग के अभाव की भावना से है। मेरा पति, पत्नी, प्रेमी, मित्र, बॉस मुझे समझता नहीं है, सहयोग नहीं देता है। पीठ के मध्य भाग हिस्से का जो पीठ का मध्य हिस्सा है वो अपराध बोध से संबंध है। यदि सारी चेतना आपकी आर्थिक स्थिति, यदि सारी चेतना जो है वो आपकी पीठ के मध्य हिस्से का अपराध बोध से संबंध है, और वह सारी भावना हमारी पीठ में होती है। क्या आप पीछे की ओर देखने से डरते हैं? क्या आप उसे छिपा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपको पीठ में कोई छुरा भोग गया है? क्या आप वास्तव में परेशानी महसूस कर रहे हैं? क्या आपकी आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त है? क्या आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं? क्या आपकी पीठ का निचला हिस्सा आपको परेशान कर रहा है? पैसे का अभाव या पैसे का डर उसे उत्पन्न करता है। आपके पास जो भी राशि है उससे कोई लेना देना नहीं है। हम में से कई लोग महसूस करते हैं कि पैसा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और हम उसके बिना नहीं रह सकते। ये सच नहीं है। हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण और बहुमूल्य कुछ और है जिसे हम जी नहीं सकते, वह हमारी सांस है। हमारी सांस हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बहुमूल्य चीज़ है। फिर भी सांस छोड़ते समय हम बेफिक्र रहते हैं कि अगली सांस जरूर आएगी। यदि हम उसके बाद सांस ना लें तो हर 3 मिनट में जीवित नहीं रह सकते। जब हमें जन्म देने वाली शक्ति ने हमें इतनी सांसें दी हैं तो हम जब तक जीवित रहें तब तक सांसें ले सकते हैं। तो क्या हम इतना भरोसा नहीं कर सकते कि हमारी आवश्यकता की हर चीज़ हमें ज़रूर मिलेगी? महिलाएं फेफड़े जीवन को अपनाने और जीवन छोड़ने को हमारी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं।
फेफड़ों में समस्याओं का आमतौर पर यह अर्थ होता है कि हमने जीवन को अपनाने से डरते हैं और संभवतः ऐसा महसूस करते हैं कि हमें पूर्ण रूप से जीवन जीने का अधिकार नहीं है। महिलाएं पारंपरिक रूप में बहुत उथली सांसें लेने वाली होती हैं और अक्सर खुद को द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानती हैं। आज सब कुछ बदल रहा है और महिलाएं समाज को महत्वपूर्ण सदस्य हैं और पूरी तरह वे गहरी सांस ले रही हैं। मुझे महिलाओं को खेलों में देखना अच्छा लगता है। महिलाओं ने खेलों में हमेशा काम किया है, लेकिन इतिहास में पहली बार महिलाएं खेलों में उतरी हैं और उनके शानदार शरीरों को देख के बहुत अच्छा लगता है। और भारी एम्फाइसीमा और भारी धूम्रपान जीवन को नकारने से तरीके हैं और उनमें से अपने अस्तित्व को बिल्कुल ही व्यर्थ समझने की गहरी भावना होती है। डांटने से धूम्रपान की आदत नहीं बदल सकती और सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार भावना को बदलने की ज़रूरत है। स्तन पालन पोषण के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। क्या स्तनों में समस्या होती है तो उसका अर्थ है कि हम किसी भी व्यक्ति, स्थान, चीज़ या किसी अनुभव को अधिक पाल रहे हैं। पालन पोषण की प्रक्रिया का एक हिस्सा और बच्चे को बड़े होने देना, और हमें यह जान लेना चाहिए कि कब उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए, कब उनकी लगाम छोड़ देनी चाहिए और उन्हें अपने बल पर आगे बढ़ने देना चाहिए। अधिक ख्याल रखने से दूसरा व्यक्ति अपना अनुभव खुद संभालने के लिए तैयार नहीं हो पाता। कभी कभी किसी स्थिति में अधिक रोब दिखाने की प्रवृत्ति पूरी तरह से पोषण को समाप्त कर देती है। यदि कैंसर होता है तो उसका भी मतलब गहरी नाराजगी है। डर को त्याग दें और जान लें कि ब्रह्मांड का ज्ञान हम सब में विद्यमान है। हमारा दिल, जी हाँ, प्यार का प्रतिनिधि है, जबकि रक्त खुशी का प्रतीक है। हमारा दिल प्यार से हमारे शरीर में खुशी भरता है। जब हम खुशी और प्रेम को अपनाने से इनकार कर देते हैं तो हमारा हृदय सिकुड़ जाता है और ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से रक्त धीमा हो जाता है और हम एनीमिया और एंजाइना, हृदयघात के और बढ़ते हैं। हृदय हम पे आघात नहीं करता और हम अपनी ही उत्पन्न किए हुए सोप ओपरा और नाटकों में इतने फंस जाते हैं कि अक्सर हम इन छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना भूल जाते हैं जो हमारे आसपास होती हैं। हम बरसों तक अपने दिल में सारी खुशियों को निचोड़ते रहते हैं और अंत में वह पीड़ा से कहराने लगता है। जिन लोगों को हृदयघात होता है, हार्ट अटैक होता है, वे कभी खुश नहीं रहते। यदि समय रहते जीवन की खुशियों को अपना नहीं लेते तो उन्हें ये दूसरा हृदयघात भी अपना लेते तो दूसरा भी हृदयघात हो सकता है। सोने का दिल, ठंडा दिल, खुला दिल, काला दिल, स्नेहिल दिल, गर्मजोशी भरा दिल, इनमें से आपका दिल कहाँ है? पेट हमारे सभी नए विचारों, अनुभवों को पचा लेता है। हम किसे या क्या नहीं पचा सकते। आप अपनी आंतों में क्या प्रभाव महसूस करते हैं? जब पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं तो हम आमतौर पर यह मतलब होता है कि हम नए अनुभवों को पचा नहीं पा रहे, हम डरते हैं। और हम में से बहुतों को याद होगा जब कमर्शियल वायुयान पहल लोकप्रिय हुए थे तो ये नया विचार पचाना मुश्किल था कि हम एक धातु के बड़े ट्यूब में बैठकर सुरक्षित वायु मार्ग से जा सकते हैं। हर सीट में थ्रो अप बैग उल्टियाँ करने वाले बैग थे और उनमें से अधिकतर लोग इसका इस्तेमाल करते थे। यथासंभव सावधानी से अपने बैगों में उल्टियाँ करते थे, उन्हें बंद करके परिचारिका को पकड़ा देते थे। उन्हें एकत्रित करने से उनका अपना काफ़ी समय खर्च करती थी। अब बहुत वर्ष बीत चुके हैं, हालांकि बैग अब भी सीट पर लगे होते हैं, लेकिन उन्हें शायद ही इस्तेमाल में लाया जाता है। हमने उड़ने के विचार को ग्रहण कर लिया है। अल्सर भय के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पर्याप्त रूप से अच्छा न होने पर भारी भय और हमारे माता पिता की आशाओं और बॉस की उम्मीदों पर खरे न उतरने से डरते हैं। हम अपने अस्तित्व को पचा नहीं सकते। हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी पूरी जान लगा देते हैं, चाहे हमारा काम कितना ही महत्वपूर्ण हो। हमारा आत्मविश्वास बहुत कम होता है। हम डरते हैं कि उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। जनांग किसी स्त्री के सबसे स्त्रीयोचित भाग और उसके नारित्व किसी पुरुष के सबसे पुरुषोचित अंग उसके हमारे पुरुष संबंधी सिद्धांत या हमारी स्त्री संबंधी सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। जब अपने पुरुष या महिला होने से सहज नहीं होते हैं तो हम अपनी सेक्सुअलिटी
को प्रतिबिंबित करते हैं। जब अपने शरीर को गंदे या पापमय के रूप में मानकर स्वीकार करते हैं तो हमें अक्सर जनांगों में समस्याएं होती हैं। मैंने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जो ऐसे घर में पला हो जहां जनांगों उसके कार्यों को उनके सभी नामों से बुलाया जाता था। हम जब एक या दूसरे प्रतीकों की भाषा के साथ बड़े होते हैं, हमारे परिवार में कौन सा नाम इस्तेमाल किया जाता है जहां नीचे जितना हल्का हो सकता है। साथ ही ऐसे नाम हो सकते हैं जो महसूस कराते हैं कि आपके जनांग गंदे और घृणित हैं। हम सब इस विश्वास के साथ बड़े हुए हैं कि हमारी टांगों के बीच की जगह कुछ सही नहीं है। हालांकि जैसा रोजा लेमोंट और सेल्फ कम्युनिकेशन के संस्थापकों ने कहा है कि माँ का भगवान के विषय में हम में से कुछ ने जरूर सोचा होगा कि आपकी माँ ने 3 वर्ष की आयु में आपके ईश्वर के बारे में भी जो बताया होगा, और वह अब भी अपने अवचेतन में मौजूद है जब तक आपने उसे छोड़ने के लिए जानबूझकर कोई प्रयास न किए हों। वह ईश्वर तरह क्रोध में आने वाला या बदला लेने वाला भगवान था। वह केवल सेक्स के बारे में क्या महसूस करता था? यदि हम अपनी सेक्सुअलिटी और अपने शरीर के बारे में अपराध बोध को उस आरंभिक भावना को ढो रहे हैं तो हम निश्चित रूप से अपने आप को सजा देने जा रहे हैं। मूत्राशय समस्याएं, मलाशय समस्याएं और वेजिनाइटिस और प्रोस्टेट या लिंग संबंधी समस्याएं एक वर्ग में आती हैं। वे हमारे शरीर और हमारे सही कार्यों के औचित्य के बारे में विकृत भावनाओं से उभरते हैं। हमारे शरीर का हर अंग अपने विशेष कार्यों के साथ जीवन को एक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। हम अपने लीवर और अपनी आँखों को गंदा या पाप में नहीं मानते, तो हम अपने जनांगों को वैसा क्यों मानते हैं? मल द्वार उतना ही खूबसूरत जितने कान हैं। अपने मल द्वार के बिना हमारे पास उन चीज़ों को त्यागने का कोई रास्ता नहीं था जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, और हम तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाते। हमारे शरीर का हर अंग, हमारे शरीर और हर कार्य बिल्कुल सही और सामान्य प्रकृति खूबसूरत है। मैं सेक्सुअल समस्याओं के साथ आने वाले ग्राहकों को अपने गुदा लिंग या योनि तरह के साथ में सौंदर्य के लिए प्रेम संबंधी संबंध स्थापित करने से कहती हूँ। यदि आप पढ़ते हुए शुद्ध हो रहे हैं तो अपने आप से इतना पूछें कि किसने आपको अपने शरीर के किसी अंग को आसक्तित करने के लिए कहा है। निश्चित रूप से ईश्वर ने तो नहीं। हमारे यौनांग हमें आनंद प्रदान करने के लिए हमारे शरीर के सभी आनंद अंगों के रूप में सृजित किए गए हैं। इसे नकारना पीड़ा या कुंठा उत्पन्न करता है। सेक्स सिर्फ सही ही नहीं बल्कि गौरवपूर्ण तथा अद्भुत है। हमारे लिए सेक्स उतना ही सामान्य है जितना हमारे शरीर के लिए सांस लेना और भोजन करना। बस एक पल के लिए हम इस ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना का प्रयास करते हैं, और हमारी कल्पना से परे है, और अपने नवीनतम उपकरणों के साथ हमारे बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी उसके आकार को माप नहीं सकते। उस ब्रह्मांड के भीतर कई आकाश और गंगाएं हैं। इनमें से एक छोटी आकाशगंगा के सुदूर कोने में एक छोटा सा सूर्य है। सूर्य के चारों ओर कुछ बिंदु चक्कर मारते हैं, और जिसमें से एक पृथ्वी ग्रह भी है। मेरे लिए ये विश्वास करना मुश्किल है कि विस्तृत एवं बुद्धिमत्ता जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया है, वे पृथ्वी के ऊपर बादलों में बैठा केवल एक वृद्ध आदमी जो मेरे यौन अंगों को देख रहा है, जबकि बचपन में हमसे बहुत लोगों ने ये बात सिखाई थी। ये ज़रूरी है कि हम मूर्खतापूर्ण पुराने विचारों को छोड़ दें जो हमारे किसी काम के नहीं होते, हमारा विकास नहीं करते और हमको हर अच्छा काम करने से रोकते हैं। मैं दृढ़ता से महसूस करती हूँ कि एक ईश्वर के संबंध में हमारी अवधारणा हमारे लिए ऐसी नहीं होनी चाहिए, हमारे खिलाफ नहीं है। चुनने का निर्णय लेने के लिए यहाँ कई धर्म हैं। यदि आपका धर्म ये बताता है तो आप अपराधी और गंदे कीड़े हैं, तो दूसरे धर्म को ध्यान दें। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रही कि हर कोई हर समय चारों ओर स्वच्छंद सेक्स संबंध स्थापित करते फिरे। बस मैं ये कह रही हूँ कि हमारे कुछ नियम फिजूल हैं, क्योंकि इसलिए बहुत से लोग उन्हें तोड़ते हैं पाखंडी बन जाते हैं। जब हम लोगों के मन में सेक्स के संबंध में अपराध बोध की भावना दूर कर देते हैं तो उन्हें खुद से प्रेम, अपना सम्मान करना सिखाते हैं, तो खुद अपने दूसरों के साथ ऐसा अच्छा व्यवहार करते हैं जो उनके सर्वोच्च हित में और महानतम खुशी प्रदान करने वाला है। मैं सेक्सुअलिटी को लेकर इतनी समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें से बहुत से लोग अपने आप से नफरत और घृणा करते हैं, इसलिए हम अपने आप और दूसरों से बुरा व्यवहार करते हैं। बच्चों के बहुत से
सेक्सुअलिटी की क्रिया प्रणाली के लिए समझना स्कूल में ठीक नहीं है। बच्चों को याद दिलाने की आवश्यकता है कि कठोर जनांग और सेक्सुअलिटी खुशी का विषय है। मैं दिल से मानती हूँ कि जो लोग अपने आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं वे खुद या दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। मैं पाती हूँ कि मूत्राशय से संबंधित अधिकांश बीमारियां सामान्यतः किसी साथी द्वारा अस्वीकार किए जाने से आती हैं। हमारे अस्तित्व और पुरुषत्व से संबंधित कोई भी चीज़ हमें क्रोधित करती है। मूत्राशय संबंधित बीमारियां पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक होती हैं क्योंकि उनमें अपने दुख को छिपाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। और वेजिनाइटिस का संबंध प्रेम में किसी साथी से आहत होने की भावना से होता है। पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्याएं आत्मसम्मान में कमी के कारण और अपने यह मानने से होता है कि आयु के अधिक होने के साथ उनके पुरुषत्व में कमी आ रही है, जो उनमें नपुंसक होने का भय लाता है और कभी कभी किसी पिछले साथी के खिलाफ गुस्से से संबंधित होता है। ठंडापन इस धारणा के कारण होता है। शरीर से आनंद उठाना गलत है। खुद से घृणा करने के कारण भी होता है। संवेदनशील साथी के कारण यह रोग बढ़ जाता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो काफ़ी प्रचलित हो चुका है, मीडिया विज्ञापनों की वजह से बढ़ा है। मैं विज्ञापन लगातार इस विचार को पुष्ट करते हैं कि स्त्री शरीर में थोड़ा सा स्वीकार्य बनाने के लिए उसको सुगंधों और पाउडरों और अन्य सौंदर्य जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और जबकि महिलाओं को जब समान रूप से सम्मान दिया जा रहा है क्योंकि वो नकारात्मक विचार भी भरे जा रहे हैं कि स्त्री योचित प्रक्रियाएं स्वीकार्य नहीं है, उसके साथ आज चीनी का उपयोग अधिक किया जाना भी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए उर्वर धरातल तैयार कर रहा है। मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति सहित सभी स्त्रियोचित प्रक्रियाएं स्वाभाविक प्रकृति प्रक्रियाएं हैं, उन्हें हमें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमारा शरीर खूबसूरत है, शानदार, अद्भुत है। मेरी धारणा है कि यौन समस्याएं लगभग हमेशा सेक्सुअल अपराध बोध से संबंधित हैं और ये एक भावना है कि अक्सर हमारे अवचेतन मन में होती है और आती है कि सेक्सुअल अभिव्यक्ति सही नहीं है। यौन रोगों के वाहक के कई साथी हो सकते हैं, लेकिन केवल वही हमसे प्रभावित होते हैं जिनकी मानसिक और शारीरिक प्रतिरक्षा प्रभावी कमजोर होती है। हाल के वर्षों में विपरीत लैंगिक जनसंख्या में हर्पीज के मामलों में वृद्धि हुई है। एक ऐसा रोग है जो हमारी इस धारणा कि हम बुरे हैं के लिए बार बार हम सजा देते हैं लौट कर आता है। और जब हम भावनात्मक रूप से निराश होते हैं, हर्पीज बढ़ता है और हमें बहुत कुछ बता देता है। अब उसी सिद्धांत को समलिंगी समुदाय पर लागू करते हैं जहां उनके पास अन्य लोग जैसी सारी समस्याएं भी होती हैं। साथ ही समाज का एक बड़ा हिस्सा उनकी और उंगलियां उठाकर उन्हें बुरा कहता है। आमतौर पर उनके अपने माँ बाप भी कहते हैं कि तुम बुरे हो, यह बोझ ढूंढने के लिए बहुत भारी है। इन परिस्थितियों में अपने आप से प्यार करना कठिन है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सभी समलिंगी संबंधों वाले पुरुष सबसे पहले एड्स नामक भयावह रोग से पीड़ित हुए थे। और इस सोसाइटी में युवावस्था में महिमा मंडन की वजह से बहुत सी महिलाएं बूढ़ी होने से डरती हैं। पुरुषों के लिए उतना कठिन नहीं होता क्योंकि वो बहुत कुछ बाल सफ़ेद होने पर भी विशिष्ट हो जाते हैं। अक्सर बुजुर्ग पुरुषों को सम्मान मिलता है और वो लोग सलाह भी देते हैं। ऐसा अधिकतर समलिंगी पुरुषों के साथ नहीं होता क्योंकि उन्होंने एक ऐसी संस्कृति बनाई है कि यौवन और सौंदर्य पर काफ़ी जोर डालता है। हालांकि हर कोई शुरू में युवा होता है, लेकिन कुछ ही लोग सौंदर्य के मापदंडों पर खरे उतरते हैं। शरीर के बाहरी सौंदर्य पर इतना अधिक जोर दिया जाता है कि उसके अंदर की भावनाओं को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया जाता है। यदि आप युवा और सुंदर नहीं हैं और जैसे आप कोई महत्व ही नहीं रखते, वह व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, केवल शरीर महत्वपूर्ण है। यह विचार शैली संपूर्ण संस्कृति के लिए लज्जाजनक है। ऐसा कहने का एक तरीका है कि समलिंगी पुरुष अच्छे नहीं होते। समलिंगी पुरुष दूसरे समलिंगियों में जैसा व्यवहार करते हैं उनसे कई समलिंगी पुरुषों के लिए बूढ़े होने का भयावह अनुभव होता है। बूढ़े होने से बेहतर है मर जाना। और एड्स ऐसी बीमारी है जो अक्सर मार डालती है। समलिंगी पुरुष अक्सर ये महसूस करते हैं कि बहुत से अधिक आयु के ही जाएंगे जो अनुपयोगी अवांछित हो जाएंगे और उनसे इससे बेहतर वे पहले खुद को नष्ट कर दें। और बहुत से लोगों ने स्वयं को नष्ट करने वाली जीवन शैली अपना ली है। कुछ धारणाएं और प्रवृत्तियां हैं समलिंगी जीवन शैली का अंग बन गई हैं, भयावह होती हैं। एड्स एक भयावह रोग है। इस प्रकार का दृष्टिकोण व्यवहार बस मन की गहराई में अपराध बोध को उत्पन्न कर सकता है। चाहे हम
कैंप करें। कैंपिंग मनोरंजन होने के साथ ही अत्यंत विध्वंसक भी हो सकती है, देने वालों के लिए भी पर्याप्त, करने वालों के लिए भी है, और ये नज़दीकी और अंतरंगता को टालने का एक तरीका है। मैं किसी भी रूप में किसी के मन में अपराध बोध उत्पन्न करने का प्रयास नहीं कर रही हूँ, परंतु हमें ऐसी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिन्हें हम क्रम में बदलने की आवश्यकता है, ताकि हमारा पूरा शरीर, पूरा जीवन प्रेम और खुशी और सम्मान के साथ गुजर सके। 50 वर्ष पहले लगभग सभी समलिंगी पुरुष अलग अलग होते थे। जब वे समाज में ऐसे समूह बनाने से सफल हुए जहाँ वे अपेक्षाकृत खुले होते थे, और मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी बनाया वे उनके समलिंगी भाइयों के लिए काफ़ी पीड़ादायक था। हालांकि सामान्य लोग समलिंगियों में जैसा व्यवहार करते हैं खेदजनक है, लेकिन समलिंगी पुरुष उन समलिंगियों में जैसा व्यवहार करते हैं वे दुखद है। पारंपरिक रूप से महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में अधिक यौन साथी रहे हैं, और जब पुरुष एक साथ मिलते हैं तो निश्चित रूप से सेक्स अधिक होता है। और ठीक है कि बाथ हाउस तथा एक अद्भुत आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जब तक हम गलत कारणों के लिए अपनी सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल न करें। कुछ पुरुष आनंद के लिए नहीं बल्कि आत्मसम्मान और अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए अधिक साथी रखते हैं। मुझे अधिक साथी होने की बात गलत नहीं लगती। कभी कभार शराब और कुछ दवाओं का इस्तेमाल भी ठीक है। यदि हम हर रात अपने नियंत्रण से बाहर होते हैं तो हमें केवल अपना महत्व साबित करने के लिए हर दिन कई साथियों की आवश्यकता पड़े। इस हम विकास के साथ पथ पर नहीं जा रहे। हमें कुछ मानसिक परिवर्तन करने की जरूरत है, और यह उपचार का समय है, पूर्ण होने के लिए, निंदा का नहीं। हमें अतीत के प्रतिबंधों से निकलना चाहिए। हम सभी श्रेष्ठ हैं, जीवन अद्भुत अभिव्यक्ति है, और आगे चलें इसकी मांग करें। चलो हम इसकी मांग करें, और कोलोन यानी कि आते कुछ बाहर निकालने की हमारी काबिलियत का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो निकालने की जिसमें कि अब ज़रूरत नहीं है, तो निकालने की जिसकी अब ज़रूरत नहीं है। जीवन के सही लय व प्रवाह में रहते हुए शरीर को ग्रहण करने, समाहित करने और हटाने में संतुलन की आवश्यकता होती है। केवल हमारा डर पुराने को छोड़ने नहीं देता। यदि कब्ज से पीड़ित होकर वास्तव में कंजूस ना भी हों तो आमतौर पर वे भरोसा नहीं करते कि आपके पास पर्याप्त धन होता है। वे पुराने रिश्तों को पकड़ कर रखते हैं जिनमें से उन्हें पीड़ा होती है। वे वर्षों से अलमारी में भरे कपड़ों को फेंकने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कभी काम आ सकते हैं। वे दम घुटाने वाली नौकरियां करते हैं, कभी खुद को खुशी नहीं देते, क्योंकि उन्हें संकट के समय बचत के लिए पैसे रखते हैं। और आज का भोजन पाने के लिए पिछले रात के कूड़े को नहीं खंगालते। ये भरोसा सीखें कि जीवन की प्रक्रिया हमारी आवश्यकता की हर चीज़ उपलब्ध कराएगी। हमारे पैर जीवन में आगे बढ़ने की ओर ले जाते हैं। पैरों की समस्याएं अक्सर आगे की ओर बढ़ने से डरने या किसी खास दिशा में आगे बढ़ने से हिचकिचाहट का संकेत देती है। हम अपने पैरों से दौड़ते हैं, अपने पैर घसीटते हैं। हम मुड़े हुए घुटनों वाले होते हैं, कबूतर जैसे पैर वाले होते हैं। हमारी बड़ी मोटी गुस्से से भरी जांघें होती हैं जो बचपन में हमारी नाराज़गियों से भरी होती हैं। कुछ ना कर पाने की इच्छा से पैरों में छोटी मोटी समस्याएं होती हैं। वेरिकोज में नसें किसी ऐसी नौकरी या स्थान में रहने से होती हैं जिन्हें हम नफरत करते, या जो नसें हैं खुशी से ले जाने की अपनी क्षमता खो देती हैं। क्या आप अपनी मनपसंद दिशा में जा रहे हैं? घुटनों का गर्दन की तरह लचीलेपन से संबंध होता है। वे झुकना और गर्व जिद को अभिव्यक्त करते हैं। अक्सर आगे की तरफ बढ़ते समय हम झुकने से डरते हैं, हम अनम्य होते हैं, हम जोड़ों को अकड़ा देते हैं। हम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर तरीके से नहीं बदलना चाहते। इसी वजह से घुटने ठीक होने से अधिक समय लेते हैं, क्योंकि इनसे हमारा शामिल होता है। घुटने लंबा समय लेते हैं क्योंकि हम अपने गर्व और दंभ में इसमें सम्मिलित कर देते हैं। अगली बार जब आपको घुटने की समस्या हो तो खुद से पूछें कि आप कहाँ पर दंभी हो रहे हैं, आप कहाँ पर झुकने से इनकार कर रहे हैं। आप अपनी जिद छोड़ दें और पिछली बातों को भूल जाएं। जीवन जो है वो प्रवाह का रूप है। जहाँ आप कहाँ पर झुकने से इनकार कर रहे हैं, जिद छोड़ दें। जीवन प्रवाह है और जीवन गति है। सहज होने के लिए हमें लचीला होना चाहिए, उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। बेत का पेड़ झुकता है और लहराता है, हवा के साथ हिलता है, हमेशा गरिमामय जीवन के साथ सहज होता है।
हमारे पाँव हमारी समझ और अपने बारे में, जीवन, अतीत और वर्तमान भविष्य के बारे में हमारी समस्या से संबंधित होते हैं। बहुत से बूढ़े लोगों को चलने में कठिनाई होती है, उनकी समस्या बाधित होती है। वे अक्सर महसूस करते हैं कि वे कहीं नहीं जा सकते और हमारे बच्चे व्यक्तित्व की खुशनुमा किसी नृत्य प्रकार करते से हुए चलते हैं। किसी प्रकार से खतरा है और हम ये महसूस करते हैं कि हमारी त्वचा दूसरे हमारी हम पर व्यक्तित्व दिखाती है। आमतौर पर त्वचा हम कोमल होते का हैं मतलब और हमें चीज़ें महसूस हमारी चमड़ी होना से चाहिए घुसती हुई या महसूस होती हैं। हमारी तंत्रिकाएं हमारी चमड़ी के ठीक नीचे होती हैं। त्वचा संबंधी समस्याओं के उपचार का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने मन में दिन में 100 बार ये कहते हुए कि मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, अपनी शक्ति को वापस लें। दुर्घटनाएं दुर्घटना नहीं होती। आप जीवन में दूसरी चीज़ों की तरह हम स्वयं उन्हें जन्म देते हैं। ऐसा नहीं कि हम जरूरी ही वे कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरी दुर्घटना हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे मस्तिष्क में ऐसे विचार होते हैं जो हमारी और दुर्घटना को आकृष्ट करते हैं। कुछ लोगों के साथ अधिक दुर्घटनाएं होती हैं और कुछ के जीवन में जीवन भर एक खरोंच तक नहीं लगती है। दुर्घटनाएं क्रोध की अभिव्यक्ति होती हैं। वे अंदर भरी कुंठाओं का संकेत देती हैं जो अपने लिए न बोल पाने की मजबूरी महसूस करने से आती हैं। दुर्घटनाएं किसी के शासन के खिलाफ विद्रोह का भी संकेत होती हैं और हम इतने पागल हो जाते हैं कि लोगों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसकी बजाय हमें चोट लग जाती है। जब हम अपने आप पर क्रोधित होते हैं तब हम अपराध बोध महसूस करते हैं। जब हम सज़ा की आवश्यकता महसूस करते हैं तो उसका ध्यान रखने के लिए दुर्घटना एक अद्भुत तरीका है। ऐसा लगता है मानो दुर्घटना में हमारी गलती नहीं होती और हम नियति के असहाय शिकार होते हैं। दुर्घटना की वजह से हम सहानुभूति और ध्यान के लिए दूसरों की ओर मोड़ते हैं। हमारे घाव धोए जाते हैं, उनका उपचार किया जाता है। हम अक्सर बिस्तर पर आराम करते हैं और कभी कभी लंबे समय के लिए, और हमें पीड़ा मिलती है। यह पीड़ा शरीर में जहाँ भी होती है वे इस बात का संकेत देती है कि हम जीवन के किस क्षेत्र में अपराध बोध महसूस कर रहे हैं। शारीरिक क्षति की सीमा हमें यह बताती है कि हम कितनी गंभीरता में सज़ा पाने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं और वह सज़ा कितनी लंबी होनी चाहिए। एनोरेक्सिया और बुलिमिया अपने जीवन को नकारना है, जो आत्मघृणा का चरम स्वरूप है। भोजन सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत स्तर पर पोषण है। आप अपने आप को पोषण से वंचित क्यों करेंगे? आप मरना क्यों चाहते हैं? आपके जीवन में इतना दुख क्या है कि आप पूरी तरह से अपने जीवन को छोड़ना चाहते हैं? आत्मघृणा बस अपने बारे में किसी विचार से घृणा करना है और विचारों को बदला जा सकता है। आप में इतना बुरा क्या है कि आपका पालन पोषण ऐसे परिवार में हुआ है जो हमेशा आलोचना करता था? क्या आपके शिक्षक आलोचना करते थे? क्या आपकी आरंभिक धार्मिक शिक्षा ने आपको ये बताया कि आप इस रूप में उतने अच्छे नहीं हैं? हम अक्सर कारण जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए अर्थपूर्ण होता है, कि हमें जैसे का तैसा प्यार और स्वीकार क्यों नहीं किया जाता। फैशन उद्योग में दुबलेपन के प्रति दीवानगी की वजह से कई महिलाएं जो ऐसा सोचती हैं कि मैं उतनी बेहतर नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, अपने शरीरों को आत्मघृणा के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में इस्तेमाल करती हैं। एक स्तर पर वे कहती हैं यदि मैं बस पर्याप्त दुबली भी होती तो वे मुझे प्यार करते, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। कोई भी चीज़ बाहर से काम नहीं करती। आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकार्यता इसकी कुंजी है। अर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जो लगातार आलोचना से आती है। सबसे पहले अपनी आलोचना, फिर दूसरों की आलोचना। अर्थराइटिस से पीड़ित लोग अपनी और काफ़ी आलोचना को प्रेरित करते हैं क्योंकि आलोचना उनके दृष्टिकोण में है। वे परफेक्ट होना चाहते हैं, यानी हर स्थिति में हर समय बिल्कुल सही होने की आवश्यकता से पीड़ित होते हैं। क्या आप इस पृथ्वी पर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो परफेक्ट है? मैं नहीं जानती। हम ऐसे मानक क्यों निर्धारित करते हैं कि जो कहते हैं कि हमें सिर्फ स्वीकार करने के लिए महामानव होना चाहिए? वह उतना अच्छा ना होने की एक सशक्त अभिव्यक्ति है। ढूंढने के लिए बहुत सारे भारी बोझ हैं। दमा को हम प्रेम को दबाने वाला मानते हैं। ऐसी भावना होती है जो आपको अपने लिए सांस लेने का अधिकार नहीं है।
दमा से पीड़ित बच्चे अक्सर अति विकसित विवेक से प्राप्त होते हैं और अति विवेक से ग्रस्त होते हैं और उनके वातावरण में जो उन्हें गलत लगता है उसके लिए अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं। वे खुद को बेकार महसूस करते हैं, इसीलिए अपराध बोध से पीड़ित हो जाते हैं। उन्हें सज़ा की आवश्यकता होती है। दमा में कभी कभी भौगोलिक उपचार काम आते हैं, खासकर यदि परिवार साथ नहीं होता। आमतौर पर दमा से पीड़ित बच्चे बड़े होकर अपनी बीमारी से बाहर आ जाते हैं और इसका मतलब है कि वे स्कूल चले जाते हैं, शादी कर लेते हैं या घर छोड़ देते हैं। रोग गायब हो जाता है। अक्सर जीवन में कभी कोई अनुभव उनके अंदर एक पुरानी भावना को जगा देता है तथा उन्हें एक और अटैक आ जाता है। जब ऐसा होता है तो वे अपने वास्तव में वर्तमान परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उनके बचपन में जो होता है उस पर प्रतिक्रिया में ऐसा करते हैं। फोड़े, फुंसियाँ, खरोच, बुखार, जख्म, पीड़ा और सूजन, ये सब शरीर में क्रोध की अभिव्यक्तियाँ हैं। क्रोध अभिव्यक्त होने का रास्ता खोज लेती है, चाहे हम उसे दबाने का कितना भी प्रयास करें। अंदर भरा हुआ धुआं निकलना बहुत ज़रूरी है। हम अपने गुस्से से डरते हैं और कि हम अपनी दुनिया को नष्ट ना कर दें, लेकिन क्रोध को बस यह कहते हुए बाहर निकाला जा सकता है कि मैं इस बारे में क्रोधित हूँ। सच है कि अपने बॉस को हमेशा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हम बिस्तर को घूंसे मार सकते हैं या कार में चिल्ला सकते हैं या टेनिस खेल सकते हैं। वे शारीरिक रूप से गुस्से को बाहर निकालने के लिए हानि रहित तरीके हैं। आध्यात्मिक लोग अक्सर ये मानते हैं कि उन्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए और ये सब है और सच है। हम सब ऐसे समय के लिए प्रयास कर रहे हैं ऐसे जब हम अपनी भावनाओं के लिए दूसरों को दोषी न ठहराएं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचें तब तक इस पल में हम जो कुछ महसूस कर रहे हैं उसे स्वीकार करना एक अच्छी आदत है। कैंसर ऐसा रोग है जो लंबे समय तक हमारी गहरी नाराज़गी को उत्पन्न करता है, जब तक वह पूरी तरह शरीर को नष्ट न कर देगा। बचपन में कुछ ऐसा होता है जो विश्वास की भावना को नष्ट कर देता है। वह अनुभव कभी भुलाया नहीं जा सकता और व्यक्ति आत्मदया की भावना के साथ जीता है और स्थायी अर्थपूर्ण संबंध विकसित करना, बरकरार रखना उसके लिए कठिन होता है। उन विश्वास की वजह से जीवन में निराशाओं का क्रम चलता है। निराशा और असहायता और क्षति की भावना सोच में व्याप्त हो जाती है। अपनी सभी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराना आसान हो जाता है। कैंसर से पीड़ित लोग अपनी आलोचना भी बहुत करते हैं। मेरे लिए अपने आप से प्रेम करना, खुद को स्वीकार करना कैंसर के उपचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मोटापा सुरक्षा की आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है। हम दुखों और कमजोरियों और आलोचनाओं, दुर्व्यवहार और सेक्सुअलिटी और छेड़छाड़ से सुरक्षा चाहते हैं। सामान्य तौर पर हम विशेष रूप से भी जीवन के डर से। मैं मोटी नहीं हूँ, फिर भी इन वर्षों में मैंने सीखा है कि जब मैं असुरक्षित महसूस कर रही थी और सहज नहीं थी तो मेरा वजन कुछ बढ़ गया था। जब वह असुरक्षा चली जाती है तो अतिरिक्त वजन अपने आप कम हो जाता है। मोटापे से लड़ना समय और ऊर्जा से बर्बादी है। डाइटिंग से कोई लाभ नहीं होता है। आप जैसे ही वो रोकते हैं वापस वजन आ जाता है। और अपने आप से प्यार और अपने आप को स्वीकार करना, जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करना और सुरक्षित महसूस करना है, क्योंकि आप अपने मन की शक्ति को पहचानते हैं। सबसे बड़ी डाइटिंग है नकारात्मक विचारों को छोड़ दें। आपका वजन अपने आप ठीक हो जाएगा। कई माता पिता बच्चे के मुंह में खाना ठूसते हैं, चाहे समस्या जो भी हो। वे बच्चे बड़े होकर जब भी उनके सामने कोई समस्या आती है तो खुले फ्रिज के सामने खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं नहीं जानता मैं क्या चाहता हूँ और मेरे लिए किसी भी प्रकार की पीड़ा अपराध बोध का संकेत है। अपराध बोध हमेशा सज़ा मांगता है और सज़ा से पीड़ा होती है। स्थायी पीड़ा स्थायी अपराध बोध से आती है, जो अक्सर हमारी इतनी गहरी दबी होती है कि हम उसके बारे में पता भी नहीं होता है। अपराध बोध एक पूरी तरह से बेकार भावना है और वह कभी किसी को अच्छा महसूस नहीं कराता, ना ही किसी परिस्थिति को बदल सकता है।
आपकी सज़ा जब अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए अपने आप को जेल से निकालें। क्षमा करना केवल छोड़ देना और जाने देना होता है। स्ट्रोक खून के धब्बे होते हैं। मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में संकुचन को मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति रोक देता है। मस्तिष्क शरीर का कंप्यूटर है और रक्त खुशी है और शिराएं और धमनियां खुशी के मार्ग हैं। सब कुछ प्रेम के नियमों तथा क्रिया के अंतर्गत काम करता है। इस ब्रह्मांड को बुद्धिमत्ता के हर क्षण में, हर कण में प्रेम है और प्रेम और खुशी को अनुभव किए बिना ठीक से काम करना असंभव है। नकारात्मक सोच मस्तिष्क को अवरुद्ध कर देता है। प्रेम तथा खुशी को मुक्त व खुले रूप से प्रवाहित होने का अवसर नहीं मिलता है। हास्य को यदि मुक्त और मूर्खतापूर्वक होने न दिया जाए तो खुलकर प्रवाहित नहीं हो सकता। यही बात प्रेम और खुशी के साथ है। जीवन दुख में नहीं है जब तक कि हम उसे ऐसा ना बनाएं। जब तक हम अपने इस रूप में देखना न चाहें, हम छोटे से दुख में भारी विपदा तलाश कर सकते हैं और हम बड़ी से बड़ी त्रासदी में भी छोटी सी खुशी ढूंढ सकते हैं। ये सब हमारे ऊपर है। कभी कभी हम अपने जीवन को एक खास दिशा में जाने के लिए विवश करते हैं और जब वह हमारे हित में नहीं होता, कभी कभी हम बिल्कुल भिन्न दिशा में जाने के लिए अपने आप को विवश करने के लिए अपनी जीवन शैली का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए दबाव उत्पन्न करते हैं। शरीर की अकड़न मन मस्तिष्क की अकड़न होती है और डर हमारे पुराने तरीकों की चिपके रहने के लिए प्रेरित करता है। हमें लचीला होना कठिन लगता है यदि हम मानते हैं कि कुछ करने के लिए केवल एक रास्ता है, तो हम अक्सर खुद को सख्त बनता हुआ देखते हैं। हमें हमेशा कुछ करने के लिए दूसरा रास्ता मिल सकता है। और वर्जनिया सैटिर और बर्तन धोने के उनके 250 तरीके याद कीजिए। ध्यान दीजिए कि शरीर में अकड़न कहाँ पर है। मानसिक दृष्टिकोण को मेरी सूची में उसे देखें। वह बताएगा कि अपने मन में आप कहाँ तक सख्त हैं और अड़ियल हैं। सर्जरी का अपना स्थान है। वह टूटी हड्डियों और दुर्घटनाओं तथा ऐसी स्थितियों के लिए अच्छी है। इन स्थितियों में ऑपरेशन आसान हो सकता है। सारा मानसिक उपचार कार्य इस बात पर ध्यान रखने में केंद्रित किया जाता है कि वह स्थिति फिर से उत्पन्न न हो। चिकित्सा जगत में हर दिन अधिक से अधिक असाधारण लोग आ रहे हैं जो मानवता की सेवा करने में पूर्ण रूप से समर्पित हैं। अधिक से अधिक चिकित्सक उपचार के लिए संपूर्ण तरीकों की ओर मुड़ रहे हैं, यानी कि पूरे व्यक्तित्व का इलाज करते हैं। फिर भी अधिकतर डॉक्टर किसी बीमारी के कारण उस पर ध्यान नहीं देते। वे सिर्फ लक्षण और प्रभावों का उपचार करते हैं। वे ऐसा दो रूपों में एक में से करते हैं। वे जहर देते हैं या काटते हैं। सर्जन काटते हैं। यदि आप सर्जन के पास जाते हैं तो सामान्यतः काटने की सिफारिश करते हैं। हालांकि यदि सर्जरी का फैसला किया गया है तो खुद को उस अनुभव के लिए तैयार करें ताकि वह यथासंभव आसानी से हो सके, आप यथासंभव तेज़ी से ठीक हो सकें। सर्जन और स्टाफ को इससे अपनी मदद मिलती है और ऑपरेशन कक्षों में सर्जन और उनका स्टाफ अक्सर इस बात से अनजान होता है कि हालांकि रोगी अचेत है, वह कहीं भी जा रही है, इस बात पर सुन और समझ सकता है। मैंने एक आधुनिक नेता को ये कहते हुए सुना कि किसी भी आपातकालीन सर्जरी को आवश्यकता और ऑपरेशन से पहले उन्होंने सर्जन और उन्हें बेहोश करने की बातें कही। उन्होंने उन्हें ऑपरेशन के दौरान सुगम संगीत बजाने की और लगातार उसमें एक दूसरे को सकारात्मक बातें करने को कहा और उन्होंने रिकवरी कक्ष में नर्स से ऐसा करने को कहा। इसलिए ऑपरेशन आसानी से हो गया और उसकी रिकवरी भी तेज और सहज हो गई। अपने ग्राहकों को मैं हमेशा सुझाव देती हूँ कि ऐसी प्रतिज्ञा करें कि अस्पताल में मुझे स्पर्श करने वाला हर हाथ मेरा उपचार करता है और सिर्फ प्रेम अभिव्यक्त करता है और ऑपरेशन तेज़ी से आसानी से बिल्कुल सही ढंग से होता है। एक और शपथ लें कि मैं हर समय पूरी तरह सहज हूँ। सर्जरी के बाद जितना संभव हो कुछ सौम्य और खुशनुमा संगीत बजने दें। अपने आप को आश्वस्त करें कि मैं तेज़ी से सहज रूप से सही ढंग से ठीक हो रहा हूँ। अपने आप से कहें कि हर दिन मैं और बेहतर महसूस कर रहा हूँ। यदि आप कह सकें तो अपने लिए सकारात्मक निश्चयों की श्रृंखला का एक टेप तैयार करें। अस्पताल में अपना टेप रिकॉर्डर ले जाएं, आराम करें,
आराम करने और ठीक होने की प्रक्रिया के दौरान उसे बार बार सुने, पीड़ा पर नहीं, अनुभूतियों पर ध्यान दें। अपने हृदय से प्रेम को अपनी बाहों और हाथों से होकर प्रवाहित होने की कल्पना करें। जिस अंग का उपचार हो रहा है उस पर ध्यान रखें और उस स्थान से कहें कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम्हें अच्छा होने में मदद कर रहा हूँ। शरीर में सूजन और भावनात्मक विचारों में अवरुद्ध होने और ठहराव को दर्शाता है। हम ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं जिनमें हमें चोट पहुँचती है और हम यादों से चिपके रहते हैं। सूजन अक्सर दबे हुए आंसुओं, अवरुद्ध और फैला हुआ या फंसा हुआ महसूस करने या प्रतिबंधों के लिए दूसरों को दोषी ठहराने से होता है। अतीत को छोड़ दें, उसे धुल जाने दें, अपनी शक्ति वापस लें। जो आप नहीं चाहते हैं उस पर निर्भर होना बंद कर दें। आप जो चाहते हैं उसे उत्पन्न करने के लिए अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल करें। अपने आप को जीवन की लहर के साथ आगे बढ़ने दें। ट्यूमर झूठा विकास है। एक सीप रेत का एक छोटा सा कण लेती है और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपने आसपास एक कठोर और चमकीली परत विकसित कर देती है। हम उसे मोती कहते हैं और उसे बहुत खूबसूरत मानते हैं। हम किसी पुरानी चोट को अपना लेते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसे पपड़ी उतारते रहते हैं और समय आने पर उसे ट्यूमर हो जाता है। मैं इसे पुरानी फिल्म चलाना कहती हूँ। मेरा कहना है कि महिलाओं में गर्भाशय में बहुत से सारे ट्यूमर होने के कारण वे किसी भावनात्मक चोट और अपने अस्तित्व पर हुए प्रहार को अपना लेती हैं और उसे पालती पोसती हैं और उसने मेरे साथ बुरा किया सिंड्रोम कहती हैं। सिर्फ किसी रिश्ते को ख़त्म हो जाने का मतलब यह नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत है और ना ही हमारा महत्व कम हो जाता है। क्या हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम अपने प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं यह मायने रखता है। हम अपने सभी अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। अपने प्रेम भरे व्यवहार को आकर्षित करने के लिए अपने बारे में किन धारणाओं को बदलने की ज़रूरत है। अब सूची के बारे में यहाँ भी एक सूची दी गई है और सूची में सभी बीमारियों के बारे में बताया गया है, उससे संबंधित विचारों के बारे में बताया गया है। इस सूची में बड़ा संशोधन 1988 में हुआ है। मुझे अब भी नई बीमारियों जैसे फाइब्रोमियल्जिया और मानसिक दृष्टिकोण के बारे में पूछे जाने पर मेल आते हैं। हालांकि मुझे और दृष्टिकोण जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने सीखा कि रोगों को उत्पन्न करने में सिर्फ दो मानसिक प्रारूप हैं, एक तो भय और क्रोध। क्रोध जो है वो अधीरता और चिड़, कुंठा, आलोचना, नाराजगी, ईर्ष्या, कड़वाहट के रूप को प्रदर्शित करता है और ये सब विचार शरीर को विषैला बनाते हैं। जब हम उस बोझ को छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के सभी अंग ठीक से कार्य करना शुरू करते हैं और भय किसी प्रकार का तनाव और व्याकुलता, बेचैनी, चिंता, संदेह, असुरक्षा, पर्याप्त अच्छा महसूस न करना या अयोग्य महसूस करना होता है। क्या आप इनमें से कोई विचार रखते हैं? यदि हम स्वस्थ होना चाहते हैं तो हमें भय के बदले विश्वास को लाना चाहिए। किस चीज़ में विश्वास? जीवन में विश्वास मैं मानती हूँ कि हम एक सकारात्मक ब्रह्मांड में रहते हैं। चाहे हम जो भी मानना चाहें या सोचना चाहें, ब्रह्मांड हमें हमेशा हाँ कहता है। यदि हम गरीबी के बारे में सोचते हैं, ब्रह्मांड हमें हाँ कहता है। यदि संपन्नता के बारे में सोचते हैं तो ब्रह्मांड हमें हाँ कहता है। इसीलिए हम यह सोचना और मानना चाहते हैं कि हमें स्वस्थ रहने का अधिकार है और स्वस्थ हमारे लिए स्वाभाविक बात है। ब्रह्मांड हमारा समर्थन करेगा और इस धारणा में भी हाँ कहेगा। हाँ कहने वाला व्यक्ति बने और जान जाएं कि एक हाँ करने वाली दुनिया में रहते हैं और ब्रह्मांड भी हाँ कह रहा है। यदि आपको ऐसी बीमारी है जहाँ यहाँ पर सूचीबद्ध नहीं है तो खुद अपनी जांच करें, उपचार करें। खुद से पूछें कि क्या आपके भय का कारण क्या है, क्रोध का कारण क्या है। क्या आप विचारों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन विचारों के बदले सकारात्मक निश्चय करना चाहते हैं? अपने आप से प्यार करने और अपने शरीर को उपचार में बहुत योगदान दे सकते हैं, क्योंकि प्रेम उपचार करता है। तो आप अपने आप को किस तरह प्रेम करते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी और दूसरों की हर प्रकार की आलोचना करना छोड़ दें। आप जैसे हैं उसी रूप में अपने आप को स्वीकार करें।
अपनी जितनी भी प्रशंसा हो सके उसको करें। आलोचना अंदरूनी उत्साह को तोड़ देता है, प्रशंसा उसे बढ़ाता है। अक्सर दर्पण में खुद को देखें और ये कहें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं वास्तव में तुम्हें प्यार करता हूँ। शुरू में कठिन लग सकता है, लेकिन अभ्यास करते रहें, जल्दी ही आपको सही लगेगा। अपने शब्दों को महसूस करने लगेंगे और अपने आप को यथासंभव प्रेम करें। जीवन इस प्रेम को वापस दे देगा और इस प्रकार आपके जो मानसिक तनाव हैं वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे अब चैप्टर 15 है, जिसमें कि एक सूची दी गई है कि आपको जो भी बीमारी है उससे संबंधित विचार बदलने के बारे में बताया गया है। जैसे मैं स्वस्थ हूँ और संपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ। जैसे आप मेरी पुस्तक हील योर बॉडी से ली गई निम्नलिखित सूची को पढ़ेंगे तो देखिए आपकी जो बीमारियां सही हैं वह अभी हैं। मैंने संभावित कारण बताए हैं, उसके बीच आप कोई संबंध पाते हैं या नहीं। जब भी आपको कोई शारीरिक समस्या होती है सूची को देखें, मानसिक कारण को देखें आपके लिए सच हो सकता है। यदि आप कहीं चुपचाप बैठे हैं तो अपने आप से पूछें कौन से विचार हैं जिन्हें हम जन्म दे रहे हैं। अपने आप से दोहराएं कि मैं अपनी चेतना में दृष्टिकोण को छोड़ना चाहता हूं और जिसने इस स्थिति को उत्पन्न किया है। नई विचार प्रक्रिया को अपने सामने कई बार दोहराएं। कल्पना कीजिए कि आप उपचार की प्रक्रिया में हैं। जब भी आप अपनी स्थिति के बारे में सोचें, इस प्रक्रिया को दोहराएं। अब यहाँ पे आपको पूरी सूची दी गई है। जैसे आपकी समस्या है कि पेट में आपके मरोड़ है, तो यहाँ पे उसका कारण बताया गया है कि भय और प्रक्रिया को रोकना। और नया विचार है कि मैं जीवन की प्रक्रिया में विश्वास करता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। अब आपको फोड़े हैं तो उसमें आपको एक कारण बताया गया है कि चोटों, अपमानों और प्रतिशोध की भावनाएं विकसित करना। और नया विचार जो आपको लेना है, मैं अपने विचारों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ, अतीत गुजर चुका है, मैं अब शांत हूँ। इसी प्रकार की ये सूची है जो बहुत लंबी है। तो आप अगर इस सूची को पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आपके लिए ये बुक खरीदना बहुत ही ज़रूरी है। और अब हम लोग जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर में बताया गया है कि वो अपनी कहानी के बारे में बताती हैं। लुइस अल्हे जो हैं वो अपनी कहानी के बारे में बताती हैं कि हम सब एक हैं। क्या आप मुझे संक्षेप में अपने बचपन के बारे में कुछ बताएंगे? यह वह प्रश्न है जो मैंने बहुत से ग्राहकों से पूछा है। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ सुनने की आवश्यकता है, लेकिन मैं इस बारे में एक सामान्य प्रारूप प्राप्त करना चाहती हूँ कि वे कहाँ से आ रहे हैं। यदि उनके साथ सभी समस्याएं हैं तो उन्हें उत्पन्न करने वाले विचार भी होंगे लंबे समय से पहले शुरू हो गए थे। जब मैं 18 महीने की छोटी सी बच्ची थी तो मेरे माता पिता का तलाक होते देखा था और मुझे ऐसा याद तो नहीं है कि बहुत बुरा अनुभव था। मुझे भय के साथ मुझे बाहर भेज दिया था उन्होंने। और वो दिन याद आते हैं जब मेरी माँ एक घर में घरेलू नौकरानी के रूप में काम करने गई थी और मुझे बाहर भेज दिया था। कहानी यह है कि मैं 3 सप्ताह तक बिना रुके रोती रही और मेरी देखभाल कर रहे लोगों ने स्थिति को संभाल नहीं पाए, तो मेरी माँ ने मुझे वापस ले जाने और कोई और व्यवस्था करने के लिए मजबूर उनको होना पड़ा था। उन्होंने अकेले ही अभिभावक के रूप में ये सब कैसे संभाला, उस चीज़ की मैं आज भी सराहना करती हूँ। लेकिन उस समय मैं बस ये जानती थी कि मुझे सारा प्यार नहीं मिल पा रहा जो कभी मुझे मिलता था। मैं कभी ये नहीं जान पाई कि मेरी माँ मेरे सौतेले पिता से प्रेम करती थी या उन्होंने सिर्फ हमें घर दिलाने के लिए उनसे शादी की थी। लेकिन वह कोई अच्छा कदम नहीं था। वह व्यक्ति यूरोप में जर्मनी के एक परिवार में काफ़ी क्रूरताओं के साथ पला बड़ा था और उसे परिवार चलाने का कोई तरीका नहीं आता था। मेरी बहन मेरी माँ के घर में आ गई थी और फिर 1930 के दशक तक अवसाद हमारे ऊपर आ गया था और हम खुद को एक हिंसक घर में मजबूर पाया था। मैं उस समय 5 वर्ष की थी। इस स्थिति को और बदतर बनाते हुए लगभग उसी समय पड़ोसी ने मेरे साथ बलात्कार किया। डॉक्टर की जांच अब भी मेरे दिमाग में ताज़ा है। उतना ही अदालत का वह केस जिसमें कि मैं मुख्य गवाह थी। उस व्यक्ति को 15 वर्षों की कारावास सजा हो गई। मुझे बार बार ये कहा गया कि ये तुम्हारी गलती थी, इसलिए मैंने कई वर्ष में डर में गुजारे और जब वह जेल से छूटेगा तो मेरे पास आएगा, मुझे अपने जेल में जाने का बदला लेगा।
मेरा अधिकांश बचपन शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार से झेलते बीता। साथ ही बहुत कठिन काम भी करना पड़ता था। मेरी छवि अपनी नज़रों में गिरती और गिरती जा रही थी और लगता था कि मेरे लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा। मैंने इस दृष्टिकोण को बाहरी दुनिया में अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया। चौथी कक्षा में मेरे साथ ऐसा ही वाक़या हुआ जो बिल्कुल मेरी ज़िंदगी जैसी ही थी, कुछ वैसा था। एक दिन हमारे स्कूल में पार्टी हो रही थी और बहुत से केक आए थे और मुझे छोड़कर स्कूल में अधिकतर बच्चे अच्छे मध्यम वर्गीय परिवारों के थे। मैं बहुत ख़राब कपड़े पहनी हुई थी, बाल भी अजीब तरीके से कटे हुए थे और मैं ऊंचे काले जूते पहनती थी। साथ ही मुझसे लहसुन की गंध आती थी और मुझे पेट के कीड़े मारने के लिए रोज़ दवा खानी पड़ती थी। हमने कभी केक नहीं खाया था, हम उसे खरीद नहीं सकते थे। एक बूढ़ी पड़ोसी महिला मुझे हर सप्ताह 10 सेंट और मेरे जन्मदिन पर तथा क्रिसमस पर $1 देती थी। वे 10 सेंट परिवार के बजट में चले जाते थे और डॉलर में डाइम स्टोर में वर्ष भर के लिए मेरे अंतर्वस्त्र खरीद ले जाते थे। तो उस दिन स्कूल में पार्टी थी और वहाँ इतने सारे केक थे। जब वे काटे जा रहे तो कुछ बच्चों को, जो लगभग हर दिन केक खा सकते थे, 2 या 3 पीस मिल रहे थे। आखिरकार जब टीचर मेरे पास आई, जी हाँ, मैं आखिरी थी, और तो केक समाप्त हो चुका था और एक भी पीस नहीं बचा था। अब मैं स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि वह मेरी ही पहले से पुष्ट धारणा थी कि मैं बेकार हूँ और कुछ पाने के योग्य नहीं हूँ, जिससे मुझे पंक्ति में सबसे आखिरी में खड़ा किया और मुझे केक नहीं मिलता। यह मेरा ही दृष्टिकोण था, वह बस मेरी धारणाओं को प्रदर्शित कर रहा था। जब मैं 15 वर्ष की थी तो मैं यौन शोषण और सहन नहीं कर पाई और तब स्कूल से भाग गई। एक डाइनर में मुझे वेट्रेस की नौकरी मिली। वहाँ भारी कामों में काफ़ी आसान लगी और मुझे घर में करने पड़ते थे। प्रेम और स्नेह से वंचित होने और स्वाभिमान के रसातल में होने की वजह से मैं अपनी इच्छा से हर उस व्यक्ति को अपना शेर सौंप देती थी जिसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। और अपने 16वें ही जन्मदिन के ठीक बाद मैंने एक बच्ची को जन्म दे दिया। मुझे लगा कि उसे पालना असंभव था। किसी तरह मुझे उसके लिए एक अच्छा प्रेम भरा घर मिल गया और मुझे निसंतान दंपत्ति मिल गए जिन्हें एक बच्चे की चाह थी। मैं अंतिम 4 महीने उसके साथ रही और जब मैं अस्पताल गई तो मैंने उनके नाम पर बच्चे को जन्म दिया। ऐसी परिस्थितियों में मैंने कभी मातृत्व की खुशियों का अनुभव नहीं किया, बस क्षति और अपराध बोध तथा शर्मिंदगी की भावना महसूस की। उस समय बस एक लज्जाजनक समय था जिससे जितनी जल्दी हो सके मैं निकलना चाहती थी। मुझे बस उसके पैरों की बड़ी बड़ी उंगलियां याद हैं जो मेरी तरह असाधारण थी। अगर हम कभी मिले तो मैं उसके पैरों की उंगलियां देखकर पहचान जाऊंगी। जब बच्ची 5 दिनों की थी तभी मैं वहाँ से चली गई। मैं तुरंत घर लौट गई। अपनी माँ, जो अब भी पीड़ित थी, से कहा कि चलो, अब हम तुम्हें ये सब सहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। और वह मेरी 10 वर्षीय बहन को अपने पिता के साथ रहने के लिए छोड़कर मेरे साथ चली गई। मेरी बहन हमेशा अपने पिता के प्रिय रही थी। अपनी माँ को एक छोटे से होटल में नौकरानी की नौकरी दिलाने और उसे एक अपार्टमेंट में रखने जहां वे स्वतंत्र और सहज थी के बाद मुझे लगता था कि मेरे कर्तव्य पूरे हो गए। मैं अपनी एक महिला मित्र के साथ 1 महीने के लिए शिकागो चली गई और 30 वर्ष तक नहीं लौटी। उन शुरुआती दिनों में मैंने एक बच्चे के रूप में जो भी हिंसा सही थी उसके साथ मेरे महत्वहीन होने की जो भावना विकसित की थी, उसने मेरे जीवन में ऐसे पुरुषों को आकृष्ट किया जिन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, अक्सर मुझे मारा पीटा। मैं अपना शेष जीवन पुरुषों को नीचा देखते हुए बिता सकती थी। मुझे शायद यही अनुभव होते थे, लेकिन धीरे धीरे सकारात्मक अनुभवों से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और इस प्रकार के लोग मेरे जीवन में जाने लगे। अब मेरे पुराने विचारों से मेल नहीं खाते थे। जब मैं अवचेतन मन में यह मानती थी कि मैं दुर्व्यवहार के योग्य हूँ तो मैं उसके व्यवहार को सही नहीं ठहरा रही थी। लेकिन यदि मेरा सोचने का तरीका वैसा नहीं होता तो मेरे लिए आकृष्ट नहीं होते। अब महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति को मेरे अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं।
और हमारे दृष्टिकोण अब मेल नहीं खाते। कुछ वर्षों तक शिकागो में छोटा मोटा काम करने के बाद मैं न्यूयॉर्क चली गई। वहाँ सौभाग्यवश एक बड़ी फैशन मॉडल बन गई और फिर भी बड़े डिज़ाइनर्स के साथ मॉडलिंग करने लगी और मेरा आत्मविश्वास अधिक बढ़ गया। और उसने मुझे अपने अंदर दोष ढूंढने और तरीके ही दिए। मैं अपने ही सोच को पहचानने की इनकार कर दिया। मैं कई वर्षों तक फैशन उद्योग में रही और मैंने एक अच्छे शिक्षित अंग्रेज सज्जन से विवाह किया और हमने दुनिया की सैर की, बड़े लोगों से मिले, व्हाइट हाउस में डिनर तक किया। और हालांकि मैं एक मॉडल थी और मेरे पास एक बढ़िया पति था, मेरा आत्मविश्वास तब भी कम रहा। और जब तक कि कई वर्षों के बाद मैंने आध्यात्मिक काम नहीं शुरू किया। 14 वर्षों की शादी के बाद एक दिन मेरे पति ने किसी और से विवाह करने की इच्छा जताई। एकदम उसी समय जब मैं यकीन करना शुरू कर रही थी कि एक अच्छी चीज़ें स्थायी हो सकती हैं, हाँ, मैं टूट गई। लेकिन समय बीतता है और मैं ज़िंदगी जीती रही और अपने जीवन को बदलता देख सकती थी। और बसंत में एक दिन एक अंक ज्योतिषी ने मुझे बताया था कि पतझड़ में एक छोटी सी घटना मेरा जीवन बदल देगी। और वह इतनी छोटी घटना थी कि मैं कई महीनों के बाद उस पर ध्यान दे पाई। संयोगवश मैं न्यूयॉर्क सिटी में रिलीजियन साइंस के चर्च में एक बैठक में गई थी। और हालांकि उनका संदेश मेरे लिए नया था, मेरे अंदर किसी चीज़ ने कहा कि ध्यान से सुनो। मैंने वैसा ही किया। मैं न केवल संडे सर्विसेज में गई बल्कि उनकी साप्ताहिक कक्षाएं भी लेना शुरू कर दिया। सौंदर्य और फैशन की दुनिया में मेरी दिलचस्पी समाप्त हो जा रही थी। मैं कब तक अपनी कमर के नाप तथा अपनी भौहों के आकार को लेकर चिंतित रह सकती थी। हाई स्कूल ड्रॉप आउट और जिसने कभी भी कुछ नहीं पढ़ा था, मैं जब भी एक मेहनती छात्रा बन सकती थी। और तो तत्व विज्ञान, मेटाफिजिक्स और उपचार से जुड़ी हुई हर बात को उत्सुकता से ग्रहण करती थी। रिलीजियन साइंस का चर्च मेरे लिए एक नया घर बन गया। हालांकि मेरा अधिकांश जीवन पहले की तरह सहज चल रहा था और हम नए पाठ्यक्रम में मेरा अधिक से अधिक समय लेना शुरू कर दिया। 3 वर्ष बाद मैं चर्च में एक लाइसेंस शुदा प्रैक्टिशनर का आवेदन देने के लिए योग्य हो गई। मैंने परीक्षा पास की और कई वर्ष तक मैंने वहीं पर एक चर्च काउंसलर के रूप में शुरुआत की। और वही छोटी सी शुरुआत थी। उस समय में एक इंद्रियतीत ध्यानी बन गई थी। जब मैंने अपने लिए कुछ और विशेष करने का फैसला किया, मैं एक फेयरफील्ड लोवा में 6 महीनों के लिए एक यूनिवर्सिटी में गई। उस समय मेरे लिए बिल्कुल सही जगह थी। पहले वर्ष हम सोमवार सुबह को हम एक नया विषय शुरू करते थे। जिन चीज़ों के बारे में मैंने सिर्फ सुना था, जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और यहाँ तक कि सापेक्षता का नियम। हर शनिवार को सुबह परीक्षा होती थी और रविवार अवकाश होता था और सोमवार सुबह हम नई शुरुआत करते थे। न्यूयॉर्क सिटी में मेरे लिए जीवन में कोई बाधा नहीं रही और जैसे पहले होती थी। रात की भोजन के पश्चात हम सभी अपने अपने कमरों में पढ़ाई के लिए चले जाते थे। मैं कैंपस में सबसे बड़ी उम्र की छात्रा थी और मैंने उसके प्रत्येक क्षण का आनंद उठाया। और वहाँ धूम्रपान, शराब और नशीले पदार्थों का प्रतिबंध था और हम दिन में 4 बार ध्यान करते थे। जिस दिन मैं वहाँ से निकली, हवाई अड्डे पर सिगरेट की धुएं में मुझे ऐसा लगा जैसे बेहोश हो जाऊंगी। वापस न्यूयॉर्क में मैं अपने जीवन के लिए फिर से लौट आई और जल्दी ही मैंने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया। मैं तमाम सामाजिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय रही। मैंने उनकी दोपहर की बैठकों में भाषण देना और ग्राहकों को देखना शुरू किया और वह तेज़ी से एक पूर्णकालिक करियर के रूप में बदल गया। और मैं जो काम कर रही थी उसी छोटी सी पुस्तक हील योर बॉडी के रूप में संकलित करने के लिए प्रेरित हुई और जिसने आरंभ में शरीर की बीमारियों के लिए तत्व विज्ञान संबंधी कारणों की एक सरल सूची थी। मैं लेक्चर देना और यात्राएं करना, छोटी कक्षाएं लेना शुरू कर दिया। इसके बाद एक दिन मुझे बताया गया कि मुझे कैंसर है। 5 वर्ष की आयु में बलात्कार के शिकार हुई दुर्व्यवहार पीड़ित बच्चे को मेरी पृष्ठभूमि के साथ कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मुझे योनि के पास कैंसर था और हर किसी
की तरह अपनी बीमारी के बारे में सुनकर मैं पूरी तरह से घबरा गई। फिर भी ग्राहकों के साथ इतने दिनों तक काम करने के बाद मैं जानती थी कि मानसिक उपचार कारगर होता है और मुझे अपने आप को ये साबित करने का अवसर मिला। और आखिरकार मैंने मानसिक प्रारूपों को एक पुस्तक उस पर लिखी और मैं जानती थी कि कैंसर लंबे समय तक रखी हुई नाराज़गी का एक रोग है, जब तक मैं अंत में शरीर को खा ना जाए। मैं अपने बचपन में उनके प्रति सारे गुस्से और नाराज़गी को समाप्त करने से इनकार कर रही थी। व्यर्थ करने के लिए समय नहीं था, मेरे पास करने को बहुत कुछ था। असाध्य शब्द जो बहुत से लोगों के लिए इतना डरावना है कि मेरे लिए ये अर्थ रखता था और इस स्थिति में किसी भी बाहरी उपाय द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता था और हमें इसका उपचार करने के लिए अपने अंदर जाना चाहिए था। यदि कैंसर से छुटकारा पाने के लिए मेरा ऑपरेशन होता तो मैं उसे उत्पन्न करने वाले मानसिक विचारों से छुटकारा नहीं पाती। डॉक्टर बस लुइस को काटते और जब तक मैं उनसे कुछ न बचता। मुझे यह विचार पसंद नहीं आया। यदि मैं कैंसर की वृद्धि को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन करवाती हूँ, साथ ही कैंसर के लिए जिम्मेदार मानसिक विचारों को भी साफ कर देती हूँ, तो वह लौट कर नहीं आएगा। यदि कैंसर या कोई अन्य बीमारी लौट कर आती है तो मैं मानती हूँ कि उसने पूरी तरह से ठीक न होने के कारण होता है, बल्कि इसीलिए रोगी कोई मानसिक परिवर्तन नहीं करता। वह बस उसकी बीमारी को फिर से उत्पन्न कर देता है और शायद शरीर के किसी और अंग में। मैं यह भी मानती हूँ कि यदि कैंसर को उत्पन्न करने वाले मानसिक दृष्टिकोण को ठीक कर पाऊँ तो मुझे ऑपरेशन कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने डॉक्टरों से समय मांगा और डॉक्टरों ने अनिच्छा से मुझे 3 महीने दिए। जब मैंने उनसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने तत्काल अपने उपचार की जिम्मेदारी ली और मैंने अपने उपचार प्रक्रिया की मदद के लिए वैकल्पिक तरीके खोजने की हर संभव प्रयास किया। जितना मैंने पढ़ा और ढूंढा। मैं कई हेल्थ फूड स्टोरों में गई और कैंसर के विषय पर उनके साथ मौजूद पुस्तकें पढ़ी। मैं पुस्तकालय गई, खूब पढ़ा। मैंने फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के और कॉलन थेरेपी के बारे में पढ़ा। मुझे लगता था कि वे दोनों ही मेरे लाभदायक होंगी। ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल सही लोगों के पास जा रही हूँ। और जो फुट मसाज थी के बारे में पढ़ने के बाद मैं एक प्रैक्टिशनर के खोजना चाहती थी। मैंने एक लेक्चर सुना, जबकि मैं आमतौर पर पहली पंक्ति में बैठती हूँ। उस रात मुझे पीछे बैठना पड़ा। 1 मिनट के अंदर एक व्यक्ति आया जो मेरी बगल में बैठ गया और सोची कि वह फिर क्या हुआ। वह एक फुट रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट था और वह 2 महीनों तक एक सप्ताह में 3 बार मेरे पास आया और उसकी काफ़ी मदद मिली। मैं जानती थी कि मुझे अपने आप से अधिक प्रेम करना है और मैंने बचपन में बहुत कम प्रेम और किसी ने मुझे अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करने दिया। सब लोगों ने लगातार मुझे निशाना बनाया, मेरी आलोचना करने के लिए उनके व्यवहारों को अपना लिया और जो मेरी दूसरी प्रकृति बन गई थी। मैंने प्रशिक्षण कार्य करते समय यह एहसास किया था कि मेरे लिए अपने आप से प्रेम करना, अपने आप को स्वीकार करना ठीक था और यहाँ तक कि अनिवार्य था। फिर भी मैं इसे अनदेखा करती रही और जैसे आप ये कहते हैं कि कल से डाइटिंग शुरू करेंगे, लेकिन मैं अब उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती थी। सबसे पहले मैंने ऐसी चीज़ें करना मेरे लिए कठिन था, जैसे कि दर्पण के सामने खड़े होना, ऐसी चीज़ें कहना, लुइस मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं खुद से तुम्हें प्यार करती हूँ, वास्तव में तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन जब मैं ऐसा करती थी तो मैंने पाया मेरे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियाँ आईं जिसमें अतीत में खुद को महत्वहीन समझने लगती थी और अब दर्पण के अभ्यास और दूसरे अभ्यासों की वजह से मैं वैसा नहीं कर पा रही थी। मैं कुछ प्रगति कर रही थी। मैं जानती थी कि मुझे उन नाराज़गियाँ हैं उनको ख़त्म करना है जो मैं बचपन से ढो रही हूँ और मेरे लिए दोषारोपण को भूल जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मेरा बचपन बहुत कठिन था जिससे कि मैंने काफ़ी मानसिक और शारीरिक यौन दुर्व्यवहार भी सहा था। लेकिन कई वर्ष पहले की बात थी। आज मेरे द्वारा अपने साथ इस प्रकार का व्यवहार करने और अब तो कोई बहाना नहीं था। मैं कैंसर की वृद्धि के साथ अपने शरीर को खा रही थी, हालांकि मैंने क्षमा नहीं किया था। मेरे लिए अब इन घटनाओं से परे जाने और समझना शुरू करने
का समय था और किस प्रकार के अनुभवों ने वैसे लोगों को उत्पन्न किया था जो एक बच्चे से उस रूप में व्यवहार करते थे। एक अच्छे थेरेपिस्ट की मदद से मैंने तकियों को पीटते हुए, क्रोध को चिल्लाते हुए, सारे पुराने दबे हुए गुस्से को बाहर निकाला और उसके बाद मैंने उन कहानियों के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया जो मेरे माता पिता ने अपने बचपन के बारे में सुनाई थी। मैंने उनके जीवन के एक बड़ी तस्वीर देखनी शुरू की और मेरी बढ़ती समझ और बड़े दृष्टिकोण से मेरे अंदर की उनकी पीड़ा के लिए दया उत्पन्न होने लगी और शिकायत धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इसके अलावा मैंने कई वर्षों में जो जंक फूड खाए थे और अपने शरीर के शुद्धिकरण और उसे विष मुक्त करने के लिए मैंने एक अच्छे पोषण विशेषज्ञ की सलाह ली। मुझे पता चला कि जंक फूड शरीर में जमा होकर विषैले तत्व उत्पन्न करता है। जंक विचार मन में जमा होकर विषैली परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। मुझे खूब हरी सब्जियों के साथ नया नपा तुला आहार दिया गया। मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन हम सभी व्यापक मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण के फलस्वरूप मेरी डायग्नोसिस के 6 महीने बाद ही चिकित्सा शास्त्र को भी इस बात को सहमत होना पड़ा कि मैं पहले से जानती थी कि मेरे अंदर कैंसर अब नहीं है। अब मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानती हूँ कि यदि हम अपने सोचने और मानने और करने के तरीकों को बदलने के इच्छुक हों तो रोग से ठीक हो सकते हैं। कभी कभी जो हमें एक बड़ी त्रासदी लगती है वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी अच्छी बात बन जाती है। मैंने उस अनुभव को बहुत कुछ सीखा और मैं एक नए रूप में अपने जीवन को महत्व देने लगी। मैं देखने लगी कि मेरे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और मैंने आखिरकार हरियाली विहीन न्यूयॉर्क में शहर में उसमें उम्र मौसम को छोड़कर जाने का फैसला किया। और मैंने कुछ ग्राहकों से कहा यदि मैं उन्हें छोड़ गई तो कुछ ग्राहकों ने कहा यदि मैं उन्हें छोड़ गई तो मर जाएंगे। मैंने उन्हें आश्वस्त किया और मैं उनकी प्रगति देखने के लिए वर्ष में 2 बार वहां आऊँगी। फिर टेलीफोन से हम वहाँ कहीं भी पहुँच सकते हैं। इसलिए मैंने अपना व्यवसाय समेटा और कैलिफोर्निया की रेलगाड़ी पकड़ ली। मेरे पास लॉस एंजलिस की आरंभिक बिंदु के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। हालांकि कुछ वर्षों के पहले मैं यही जन्मी थी और मैं अपनी माँ और बहन के अलावा यहाँ किसी और को नहीं जानती थी और वे दोनों अब शहर के बाहरी हिस्से में लगभग 1 घंटे की दूरी पर रहते थे और हम कभी एक करीबी परिवार या खुले परिवार के रूप में नहीं रहे। लेकिन फिर से मुझे जानकर दुख भरा आश्चर्य हुआ कि कई वर्षों से मेरी माँ की आंखों की रोशनी चली गई है और किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मेरी बहन इतनी व्यस्त थी कि मुझसे मिलने तक नहीं आई, इसलिए मैंने उसे व्यस्त छोड़ दिया और अपना नया जीवन शुरू करने में जुट गई। मेरी छोटी सी पुस्तक हील योर बॉडी मेरे लिए बहुत से दरवाजे खोल दिए और मैं हर आधुनिक प्रकार की बैठक में जाने लगी। मैं अपना परिचय देती और जब उपयुक्त होता तो पुस्तक की एक प्रति पकड़ा देती। पहले 6 महीने तक मैं समुद्र के किनारे खूब जाती थी क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं व्यस्त हो जाऊंगी तो मेरे पास ऐसे आनंद उठाने के लिए कम समय होगा। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे और मुझे कई जगह भाषण देने के लिए निमंत्रण मिलने लगे और स्थितियाँ सुधरने लगी। लॉस एंजल्स ने मेरा स्वागत किया। कुछ ही वर्षों में मैं एक प्यारे घर में चली गई। लॉस एंजल्स में मेरी एक नई जीवन शैली मेरे शुरुआती जीवन में बिल्कुल विपरीत और जागरूकतापूर्ण थी। वाकई में सब कुछ सही चल रहा था और हमारा जीवन कितनी तेज़ी से पूरी तरह बदल सकता था। एक रात को मेरे पास बहन का फ़ोन आया, 2 वर्षों में पहला फ़ोन। उसने मुझे बताया कि अंधी और लगभग बहरी हो चुकी हमारी माँ, जो अब 90 वर्ष की हो चुकी हैं, गिर गई हैं, उनकी कमर टूट गई है। एक पल मेरी माँ एक मजबूत स्वतंत्र महिला से पीड़ा से कहराती हुई असहाय बच्ची में बदल गई थी। उनकी पीठ टूट गई थी और साथ ही मेरी बहन के चारों ओर गोपनीयता की दीवार भी तोड़ दी थी। आखिरकार हमारी बातचीत शुरू हुई। मैंने पाया मेरी बहन को भी कमर की गंभीर समस्या है जिससे उसे बैठने के चलने में परेशानी होती है और जिसकी वजह से उसे काफ़ी पीड़ा होती है। वह चुपचाप सहती है लेकिन उसके पति को पता नहीं कि वह बीमार है। अस्पताल में 1 महीना बिताने के बाद मेरी माँ घर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन वह किसी भी प्रकार अपनी देखभाल नहीं कर सकती थी। इसीलिए वह मेरे
साथ रहने लगी। और यद्यपि जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे यह सब मैं कैसे संभालूंगी। इसलिए मैंने ईश्वर से कहा कि ठीक है, मैं उनकी देखभाल करूंगी, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी और आपको मुझे धन देना होगा। और वह हम दोनों के लिए एक समझौता था। वह एक शनिवार को आई थी और अगले शुक्रवार को मुझे 4 दिनों के लिए सैन फ्रांसिस्को में जाना था। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी, मेरा जाना ज़रूरी था। मैंने कहा, ईश्वर आप इसे संभालें, मुझे जानने के लिए मदद करें और सही व्यक्ति चाहिए। अगले गुरुवार को सही व्यक्ति प्रकट हुआ। मेरी माँ मेरे लिए मेरे घर को व्यवस्थित करने आ गया और मेरी एक मूल धारणा की पुष्टि हुई कि मैं जो भी जानना चाहती हूँ वो मेरे सामने आ जाता है। मुझे जो भी ज़रूरत होती है वह दिव्य रूप से सही व्यवस्था मेरे पास आ जाती है। मुझे एहसास हुआ कि वह एक बार फिर से मेरे लिए सबक सीखने का समय था और बचपन की बहुत सी गंदगी साफ करने का समय था। जब मैं बच्ची थी तो मेरी माँ मुझे सुरक्षा प्रदान करने में काफ़ी सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब मैं उन्हें देखभाल कर सकती हूँ और करूँगी। मेरी माँ मेरी बहन के बीच एक पूरा नया दौर शुरू हो गया था। मेरी बहन ने मुझसे मदद मांगी, उसे देना एक चुनौती था। मैंने जाना कि जब बहुत वर्षों पहले मैंने अपनी माँ को बचाया था तो मेरे सौतेले पिता ने अपना गुस्सा और दर्द मेरी बहन के खिलाफ निकाला और फिर उसने पिता की क्रूरता सही। मैंने पाया कि परेशानी शारीरिक समस्या के रूप में शुरू हुई थी और बाद में भय और तनाव में बढ़ गई थी। साथ में वह धारणा थी कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। तो यहाँ पर लुइस थी जो रक्षक नहीं बनना चाहती थी और फिर भी अपनी बहन को अपने जीवन के इस मोड़ पर स्वास्थ्य चुनने के लिए अवसर देना चाहती थी। धीरे धीरे उलझन सुलझने लगी और अब तक जारी थी। हम एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे सुरक्षा का माहौल प्रदान करती थी, साथ ही स्वास्थ्य के कई रास्ते खुले। दूसरी ओर मेरी माँ बहुत अच्छी प्रकार से प्रतिक्रिया दे रही थी और वह दिन में 4 बार अपनी सामर्थ्य अनुसार एक्सरसाइज करती थी। उनका शरीर मजबूत और अधिक लचीला रहा और मैं उन्हें एक हेयरिंग एड दिलाई और उसका जीवन में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। मैंने उनकी आँख से मोतियाबिंद निकलवाने के लिए उन पर जोर डाला और उनके लिए फिर से उन्होंने देखना शुरू किया। हमारे लिए उनकी आँखों से दुनिया देखना कितना आनंददायक था और फिर से वे पढ़ पाने पर बहुत खुश थी। मेरी माँ और मैंने बैठकर एक दूसरे से बात करने के लिए समय निकाला जैसा कि हमने कभी नहीं किया था। हमारे बीच एक नई समझ विकसित हुई और आज हम दोनों अधिक मुक्त हो गए हैं, क्योंकि हम साथ साथ रोते हैं, हंसते हैं और गले लगते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे पास साफ करने को अभी बहुत कुछ है। गाइस, ये बुक यहीं समाप्त होती है और इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं, जो भी टेक्निक बताई गई हैं, उसको अपने जीवन में अप्लाई करिए और स्वस्थ रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।